हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की इतिहास की किताब का पहला अध्याय। तो इस जासूसी की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी जरूरत से, मकान, यानी लोग रहते कहाँ थे। किताब के हिसाब से शुरुआती बसावट के नक्शे पर 5 हॉटस्पॉट्स दिखते हैं। एक तो नर्मदा नदी के किनारे, फिर उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में, फिर उत्तर पूर्व में गारो हिल्स और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में। चौथा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, और आखिर में गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे। और देखिए, ये कोई रैंडम जगह नहीं थी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पूर्वजों का रियलिस्टिक मंत्र बहुत साफ था। अच्छा, क्या था वो? पानी और सुरक्षा। पानी और सुरक्षा। हाँ, आज हम प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या देखते हैं? स्कूल पास हो, बाजार पास हो। सही बात। वो देखते थे नदी और पहाड़। हर बसावट के पीछे यही 2 वजह थी। नदियां पीने के पानी, खेती और जानवरों के लिए जरूरी थी। बिल्कुल। और पहाड़ियां और जंगल उन्हें मौसम की मार और जंगली जानवरों से मतलब एक तरह की सुरक्षा देते थे। उनकी पूरी सभ्यता का जो ब्लूप्रिंट है वो इसी एक लाइन में छिपा है। सही बात है, यानी लोकेशन 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 का सिद्धांत तो तब भी लागू होता था। बिल्कुल। चलिए, तो उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन सिर्फ छत से तो काम नहीं चलता। पेट की आग बुझाने के लिए वो क्या करते थे? मुझे लगता है असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। नर्मदा के किनारे जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब स्किल्ड गैदरर्स। हाँ, ये शब्द सुनने में सीधा साधा लगता है, पर इसका मतलब है कि उनके पास अपने आसपास के जंगल की एक एनसाइक्लोपीडिया जैसी जानकारी थी। अच्छा। उन्हें पता था कि कौन सी जड़ खानी है, कौन से पत्ते दवा हैं और किस मौसम में कौन सा फल मिलेगा। वो एक तरह से प्रकृति के साथ जी रहे थे, उसे कंट्रोल नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर इंसान ने कंट्रोल करना सीख लिया। हाँ, और यही असली क्रांति थी। लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत का भविष्य ही बदल दिया। क्या हुआ था? लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीखा और भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया। अच्छा। ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये पहली बार था जब इंसान ने सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा पैदा करना सीखा। और जैसे ये सरप्लस आया होगा समाज में तो सब कुछ बदल गया होगा, है ना? सब कुछ पूरी तरह से। जब आपके पास कल के खाने की गारंटी होती है तो आप आज कुछ और सोचने के लिए आजाद होते हैं। तो कुछ लोग खेती करने लगे तो बाकी लोग दूसरे काम कर सकते थे। कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई औजार बनाने में माहिर हो गया, कोई सुरक्षा के लिए सैनिक बन गया। बिल्कुल, यहीं से समाज में काम का बंटवारा और शायद सामाजिक ऊंच नीच की शुरुआत भी हुई। शिकारी संग्राहक से किसान बनने का मतलब था घुमंतु जीवन से गांव में बसने की तरफ पहला कदम। हाँ, और ये दिलचस्प है कि एक टेक्नोलॉजिकल छलांग, मतलब खेती ने कैसे एक के बाद एक सामाजिक बदलावों की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। ये विकास फिर रुका नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। विंध्य की पहाड़ियों के पास हमें चावल उगाने के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। चावल भी? हाँ, और फिर कहानी और तेजी से आगे बढ़ती है। लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे गांव अब शहरों में बदल रहे थे। शहर मतलब प्रॉपर शहर? प्रॉपर शहर। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। वाह। प्लानिंग के साथ बने शहर, पक्की ईंटों के मकान, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा लीप था। और फिर शहरों से साम्राज्य तक का सफर। सही। लगभग 2500 साल पहले गंगा के दक्षिण में मगध जैसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। मगध। तो आप एक पैटर्न देख सकते हैं। हाँ, एक प्रोग्रेशन है। शिकार से खेती, खेती से गांव, गांव से शहर और शहर से साम्राज्य। जैसे जैसे लोगों का पेट भरने का तरीका बदला, उनकी अर्थव्यवस्था बदली। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो उसे चलाने के लिए एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। बिल्कुल सही। तो लोग बस गए, खेती करने लगे, शहर बसा लिए। कहानी तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। इंसानी फितरत ही है कि वो एक जगह टिकता नहीं है। लोगों ने पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियों को पार किया। सवाल ये है कि क्यों? जब जिंदगी स्थिर हो रही थी तो वो इतनी मुश्किल यात्राएं क्यों कर रहे थे? इसके पीछे एक नहीं, कई वजहें थीं। किताब में 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। अच्छा। पहला और सबसे आम कारण था पेट पालने की मजबूरी, आजीविका की तलाश। हाँ, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई तो लोगों को नई जमीन की तलाश में निकलना पड़ता था। ये सर्वाइवल की यात्रा थी। ठीक है।
और दूसरा? दूसरा कारण था महत्वाकांक्षा। सेनाएं दूसरे इलाकों को जीतने के लिए मार्च करती थीं। विस्तार की इच्छा हमेशा से ताकत का प्रतीक रही है। और बाकी दो? वो शायद मजबूरी और महत्वाकांक्षा से कुछ अलग होंगे। बिल्कुल। तीसरा कारण था व्यापार। व्यापारी कीमती सामान और नए आइडिया लेकर कारवां में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और चौथा? और चौथा, जो शायद सबसे गहरा असर डालता था, वो थे धार्मिक गुरु। ये लोग अपने विचारों और ज्ञान को फैलाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे। इनमें से कौन सी वजह आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगती है? मतलब क्या व्यापार ने संस्कृति को ज्यादा बदला या धार्मिक गुरुओं के विचारों ने? ये बहुत अच्छा सवाल है। सेनाएं जमीन जीतती थीं, लेकिन व्यापारी और धर्मगुरु दिल और दिमाग जीतते थे। जब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके साथ सिर्फ सामान नहीं जाता था, बल्कि खाना बनाने के नए तरीके, कपड़े पहनने का नया स्टाइल और नई भाषा के शब्द भी सफर करते थे। सही बात है। और धर्मगुरु अपने साथ जीवन जीने का एक नया नजरिया लेके आते थे। तो एक ने भौतिक संस्कृति को बदला, दूसरे ने वैचारिक संस्कृति को। इसी लेन देन ने हमारी संस्कृति को इतना रंगीन बनाया है। सही। और इसी लेन देन और आवाजाही से इस विशाल भूभाग को अपने नाम मिले, इंडिया और भारत। इन दोनों नामों की अपनी एक कहानी है। हाँ, ये टॉपिक तो आज भी बहुत चर्चा में रहता है। तो ये नाम आए कहाँ से? चलिए पहले इंडिया की बात करते हैं। ये शब्द निकला है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। सिंधु। करीब 2500 साल पहले जब उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी यहाँ आए तो वो सिंधु नदी से परिचित थे। वो स को ह या ई की तरह बोलते थे, तो सिंधु नदी बन गई हिंदोस या इंदोस। अच्छा, तो स का ह हो गया। हाँ, और उन्होंने इस नदी के पूर्व में बसे पूरे इलाके को इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया एक तरह से बाहरी लोगों का दिया हुआ नाम है, जबकि भारत की जड़ें ज्यादा अंदरूनी हैं? ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। भारत नाम की कहानी वाकई बहुत पुरानी है और अंदरूनी है। इसका जिक्र हमें संस्कृत की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में? जी हाँ, वहाँ भरत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया है। वक्त के साथ यही नाम धीरे धीरे पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, तो हाँ, कह सकते हैं कि एक नाम भूगोल यानी नदी से जुड़ा है और बाहरी नजरिए से आया है, जबकि दूसरा एक समुदाय के नाम से जुड़ा है और अंदरूनी परंपरा से निकला है। बिल्कुल। यहाँ पर भूगोल की भूमिका भी समझनी होगी। हिमालय ने उत्तर में एक दीवार खड़ी कर दी और समुद्र ने 3 तरफ से हमें घेर लिया। सही बात है। लेकिन उत्तर पश्चिम के दर्रे हमेशा से आने जाने का रास्ता रहे। वो रास्ते एक तरह से भारत के प्रवेश द्वार थे। जिसने भी उन रास्तों पर कब्जा किया, उसने एक तरह से पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य पर असर डाला। इतिहास की ज्यादातर बड़ी हलचलें वहीं से शुरू हुई। ठीक है, ये सब तो बहुत रोमांचक है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। ये हजारों साल पुरानी बातें, किसने गेहूं उगाया, कौन कहाँ गया, ये सब हमें पता कैसे चलता है? क्या कोई टाइम मशीन है? टाइम मशीन तो नहीं है, काश होती। लेकिन इतिहासकारों के पास सुराग हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो 3 तरह के सुरागों पर काम करते हैं। पहला है पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी भी? हाँ, हाथ से ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले भोज नाम के पेड़ की छाल पर लिखी गई किताबें। तो मतलब इनमें सिर्फ धर्म कर्म की बातें होती थी या रोजमर्रा की जिंदगी का भी कुछ जिक्र मिलता था? ज्यादातर तो धार्मिक मान्यताएं, राजाओं के जीवन, दवाइयों और विज्ञान की बातें मिलती हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये बहुत नाजुक होती थीं। अच्छा। कई को कीड़े खा गए, कई वक्त के साथ नष्ट हो गईं। फिर भी जो बची हैं वो उस जमाने की खिड़कियों जैसी हैं, जो मंदिरों और विहारों में आज भी सुरक्षित हैं। अच्छा, लिखी हुई चीजें तो ठीक हैं, पर उनमें तो सिर्फ राजा महाराजाओं और पढ़े लिखे लोगों की बातें होंगी। आम इंसान कैसे जीता था, क्या खाता था, ये कैसे पता चलता है? मुझे लगता है इसका जवाब जमीन के नीचे छुपा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दूसरा और तीसरा सुराग काम आता है। दूसरा सुराग है अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस ये पत्थर या धातु जैसी सख्त सतहों पर उकेरे गए लेख हैं। ये पांडुलिपियों से कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। मतलब ये एक तरह से राजाओं के पीआर थे। अपनी जीत और महानता को पत्थर पे लिखवा दो ताकि सदियों तक याद रहें। एक तरह से हाँ, कह सकते हैं। राजा अक्सर अपनी जीत या अपने आदेश इन पर लिखवाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कंधार में मिला सम्राट अशोक का अभिलेख इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है। लेकिन इन अभिलेखों में भी आम लोगों की जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और यहीं पर हमारा
हमारा तीसरा और सबसे मजबूत सुराख आता है। पुरातत्व? बिल्कुल, आर्कियोलॉजी। हाँ, खुदाई में मिली चीजें। बिल्कुल, पुरातत्वविद एक तरह से टाइम ट्रैवलिंग जासूस होते हैं। बस हमारी टाइम मशीन फावड़ा है। और सुराग है टूटे हुए बर्तन, पुराने औजार और जानवरों की हड्डियां। सही कहा। जब एक पुरातत्वविद को खुदाई में जले हुए अनाज के दाने या जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, तो वो बता सकते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे। अच्छा। जब उन्हें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, तो वो उनकी कला और तकनीक के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पुरातत्व ही है जो आम इंसान की कहानी कहता है, वो कहानी जो लिखी नहीं गई। हमने 8000 साल पहले या 4700 साल पहले जैसी तारीखों की बात की, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम समय को इस तरह क्यों मापते हैं? ये तो मैंने नहीं सोचा। BC और AD या आजकल इस्तेमाल होने वाले BCE और CE की जो अवधारणाएं हैं, ये खुद एक ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा है जो एक खास नजरिए से दुनिया को देखती है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम इतिहास को जिस पैमाने से नापते हैं, वो पैमाना खुद इतिहास का एक हिस्सा है। शिकारी से किसान तक का सफर, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस कहानी को हम मोटे तौर पर 2 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। जी, एक है शिकारी संग्राहक का बहुत लंबा दौर जो करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। 20 लाख साल? हाँ, और दूसरा है किसान और पशुपालक का नया दौर, जब इंसान ने प्रकृति से भोजन लेने के बजाय खुद भोजन पैदा करना शुरू कर दिया। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी विभाजक रेखा है, मतलब एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो मोड़ आया आज से करीब 12,000 साल पहले। यही वो वक्त था जब इंसानी कहानी ने एक जबरदस्त करवट ली। और इस करवट के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, धरती गर्म होने लगी थी और यहीं से एक तरह से सारा खेल बदलना शुरू हुआ। मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग इवेंट ने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रख दी। लेकिन उस बड़े बदलाव पर पहुंचने से पहले मुझे उस शिकारी संग्राहक जीवन को थोड़ा और समझना है। मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहता था, हमेशा चलते रहना। आखिर क्यों? देखिए, इसकी वजह बहुत सीधी और तार्किक थी। पहली और सबसे बड़ी वजह तो जाहिर है, भोजन। आप एक जगह है, वहाँ के फल कंदमूल खा लिए, जानवरों का शिकार कर लिया, कुछ समय बाद वहाँ संसाधन कम हो जाएंगे तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। हाँ, पेट की आग उन्हें चलाती रहती थी। एक जगह का राशन खत्म तो अगली मंजिल की तलाश। ठीक है, और दूसरी वजह? दूसरा कारण इसी से जुड़ा है। आप सिर्फ पौधे नहीं खाते, आप जानवरों का शिकार भी करते हैं। और जानवर जैसे हिरण या जंगली भेड़ बकरियां, वो भी तो अपने चारे के लिए घूमते रहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन थी। बिल्कुल, जानवर चारे के पीछे और इंसान जानवर के पीछे। आज भी हम सेरेंगेटी में ऐसा ही माइग्रेशन देखते हैं, बस फर्क इतना है कि अब हम उसे गाड़ियों में बैठकर देखते हैं। क्या खूब जोड़ा है, एकदम यही बात थी। तीसरी वजह थी मौसम। हमें आज भी पता है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल आते हैं। उन्हें ये ज्ञान था कि किस मौसम में कौन से इलाके में खाने की चीजें मिलेंगी। तो वो एक तरह का मौसमी कैलेंडर फॉलो करते हुए घूमते थे। सही। और चौथी वजह थी पानी, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत। बिल्कुल, कई नदियां और झीलें मौसमी होती हैं जो गर्मी में सूख जाती हैं। ऐसे में उन्हें उन जगहों की तरफ जाना पड़ता था जहां साल भर पानी मिलता हो। तो भोजन, शिकार, मौसम और पानी, ये 4 पहिए थे जो उनकी जिंदगी की गाड़ी को हमेशा चलाए रखते थे। हाँ, एक तरह से यही था। समझ गया। अब जब हम इस युग की बात करते हैं तो हमेशा पाषाण युग या स्टोन एज का जिक्र आता है। तो क्या उनके सारे औजार सिर्फ पत्थर के ही थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये नाम थोड़ा अधूरा नहीं लगता? हाँ, लगता है। उन्हें पाषाण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्थर के औजार ही वो चीज हैं जो लाखों साल बाद भी हमें सबूत के तौर पर मिलते हैं। अच्छा। वो लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से भी बेहतरीन औजार बनाते थे, लेकिन वो चीजें तो वो समय के साथ गल गईं, मिट्टी में मिल गईं। मतलब हमारे पास इतिहास का सिर्फ वो हिस्सा बचा है जो सबसे मजबूत था, पत्थर। ठीक कहा। और इन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल हर काम में होता था। मांस काटने, हड्डियों से मज्जा निकालने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने, फल और जड़ें खोदने में। वे ऐसी जगह भी चुनते थे जहां अच्छी क्वालिटी का पत्थर आसानी से मिल जाए, ताकि उनकी टूल किट हमेशा तैयार रहें। और रहने के लिए गुफाएं, ये जो केवमैन वाली छवि है, वो कितनी सही है? काफी हद तक सही है। गुफाएं और चट्टानों के नीचे की जगह, जिन्हें शैल आश्रय कहते हैं, उनके लिए प्राकृतिक घर थीं। बारिश
धूप से बचने के लिए। हाँ, बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड इन सब से बचाती थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। भीमबेटका, मैंने सुना है वहाँ की चट्टानों पर हजारों साल पुरानी चित्रकारी है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी हर दिन बचने की जद्दोजहद है, वो चट्टान पर चित्र क्यों बना रहा था? यही तो इंसान होने का कमाल है। उन चित्रों में शिकार के दृश्य हैं, जानवरों की आकृतियां हैं। अच्छा, शायद ये किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान था, मतलब शिकार पर जाने से पहले सफलता की कामना, या शायद ये आने वाली पीढ़ी को सिखाने का एक तरीका था। या हो सकता है ये सिर्फ कला थी। हो सकता है अपने भावों को व्यक्त करने का एक जरिया। ये इस बात का सबूत है कि उनका दिमाग सिर्फ जिंदा रहने की जुगत से कहीं आगे संस्कृति और सोच की तरफ बढ़ चुका था। और इसी संस्कृति का एक और बड़ा हिस्सा थी आग। हमें इसका क्या सबूत मिलता है? इसका सीधा सबूत हमें कुरनूल के गुफाओं से मिलता है। कुरनूल? जी, वहाँ राख के ढेर मिले हैं। और आग की खोज सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये इंसान की प्रकृति पर पहली बड़ी जीत थी। सही कहा। अब वो अंधेरे पर काबू पा सकता था। हाँ, मांस को भूनकर ज्यादा सुपाच्य बना सकता था, और सबसे बड़ी बात, खतरनाक जंगली जानवरों को अपनी बस्ती से दूर रख सकता था। आग के चारों ओर बैठना शायद पहली सामाजिक गतिविधि रही होगी। बिल्कुल। वाह! तो लाखों साल तक जिंदगी इसी ढर्रे पर चलती रही, शिकार, संग्रह, औजार और आग। ऐसा लगता है कि ये हमेशा चल सकता था। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी जीवन शैली की नींव हिला दी। वो महान परिवर्तन। हाँ, इतिहासकारों ने पत्थर के औजारों में आए बदलाव के आधार पर इस पूरे पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा है। अच्छा। सबसे पुराना और लंबा दौर, जो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक चला, वो है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। यानी पुराना पाषाण काल। सही। फिर 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक एक छोटा सा बदलाव का दौर आया, जिसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, मेसोलिथिक एज। इस दौर में क्या खास था? इस दौर के औजार बहुत छोटे और नुकीले हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ। जी। और फिर 10,000 साल पहले से शुरू हुआ नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, यानी नया पाषाण काल, जिसके औजार पॉलिश किए हुए और ज्यादा पैने थे। और वो जलवायु परिवर्तन वाला मोड़ ठीक 12,000 साल पहले आया, जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के बीच का समय। एकदम सही। दुनिया गर्म होने लगी, बर्फ पिघली, और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में घास के बड़े बड़े मैदान उगाए। घास के मैदान, यानी घास खाने वाले जानवरों के लिए तो दावत हो गई। बिल्कुल। हिरण, भेड़, बकरी, जंगली मवेशी जो घास पर ही जिंदा रहते थे, उनकी आबादी में एक तरह का विस्फोट हो गया। शिकारियों के लिए तो जैसे बाहर आ गई। हाँ, लेकिन एक और अनपेक्षित चीज हुई। इन घास के मैदानों में गेहूं, जौ और चावल जैसे अनाज वाले पौधे भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो यहाँ से खेती का आइडिया आया होगा। किसी ने देखा होगा कि ये दाने गिरते हैं और फिर वहीं से नया पौधा उगता है। हाँ, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, ये हजारों सालों का अवलोकन था। महिलाओं और पुरुषों ने इन अनाजों को इकट्ठा करना शुरू किया। अच्छा। उन्होंने समझा कि बीज से पौधा कैसे बनता है, उसे पानी कब चाहिए, वो पकता कल है, और धीरे धीरे इकट्ठा करने वाले हाथ बीज बोने वाले हाथ बन गए। और इस तरह इंसान किसान बन गया। सही। और जानवरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक वैसा ही। उन्होंने देखा कि कुछ जानवर ज्यादा आक्रामक नहीं हैं। उन्होंने उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के तरीकों को समझा। और फिर उन्होंने उन जानवरों को पकड़कर उन्हें जंगली शिकारियों से बचाकर अपने पास रखना शुरू कर दिया, और इस तरह वे पशुपालक बन गए। क्या हमें पता है कि पहला पालतू जानवर कौन था? माना जाता है कि सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया था। कुत्ता? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? भेड़ या बकरी क्यों नहीं, जो खाने के काम आती? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। एक शिकारी जानवर को पालतू बनाने के पीछे क्या सोच रही होगी? शायद ये एक साझेदारी थी। कुत्ता शिकार में मदद करता था, रात में खतरों से आगाह करता था, और बदले में उसे इंसान की बस्ती में सुरक्षा और बचा खुचा भोजन मिलता था। बिल्कुल। यह जरूरत और कंपेनियनशिप का एक अनूठा रिश्ता था। इसके बाद भेड़, बकरी और मवेशी जैसे शांत जानवरों की बारी आई, जो दूध और मांस का एक सुरक्षित स्रोत थे। अरे वाह! और इसी मजबूरी और सुविधा ने स्थायी गांवों को जन्म दिया। और जब फसल कटती होगी तो इतना सारा अनाज, ये एक नई समस्या रही होगी। इसे कहाँ रखें? हर समाधान एक नई चुनौती लाता है। अनाज को भोजन के लिए, अगले साल के बीज के लिए और शायद उपहार के तौर पर भी रखना होता। तो क्या किया उन्होंने? इसके लिए उन्होंने
मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाना सीखा, टोकरियां बुनी और जमीन में भी गड्ढे खोदकर अनाज का भंडारण किया। और जानवर तो एक तरह से चलता फिरता राशन स्टोर बन गए होंगे। बिल्कुल, अ लिविंग लार्डर या भोजन का चलता फिरता भंडार। अच्छा। उनसे लगातार दूध मिलता था और जरूरत पड़ने पर मांस भी। अब शिकार की अनिश्चितता पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो गई। ये तो वाकई एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। क्या हमारे पास ऐसी जगहों के पुरातात्विक सबूत हैं जहां ये नई जीवन शैली शुरू हुई थी? हाँ, कई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है बुर्ज़होम, जो आज के कश्मीर में है। बुर्ज़होम? जी, वहाँ जमीन के नीचे खोदे गए घर मिले हैं, जिन्हें गर्तवास या पिट हाउस कहते हैं। जमीन के नीचे घर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए? शायद यही वजह रही होगी। उन घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। और मजे की बात यह है कि वहाँ चूल्हे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह मिले हैं। मतलब मौसम अच्छा हो तो बाहर खाना पकाओ और बर्फ पड़ रही हो तो अंदर? हाँ, उस जमाने का एक स्मार्ट होम डिजाइन था ये। बहुत खूब। और कोई ऐसी ही महत्वपूर्ण जगह? एक और विश्व प्रसिद्ध स्थल है मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास है। ये दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात गांवों में से एक है। मेहरगढ़? जी, वहाँ जौ और गेहूं उगाने के और भेड़ बकरी पालने के शुरुआती सबूत मिले हैं। वहाँ के घर चौकोर या आयताकार होते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज वहाँ मिली कब्रें हैं। कब्रें? उनमें क्या खास था? कई कब्रों में मृतक के साथ बकरियों को भी दफनाया गया है। बकरियों को? क्यों? ये तो कमाल की जानकारी है ना? मतलब हजारों साल पहले भी इंसान सिर्फ जिंदा रहने की नहीं सोच रहा था, बल्कि मौत के बाद क्या होगा इस पर भी विचार कर रहा था। ठीक यही बात है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मृत्यु के बाद जीवन में उनके विश्वास को दिखाता है। अच्छा। शायद वे सोचते थे कि मरने के बाद दूसरे लोक में भी भोजन की जरूरत पड़ेगी। यह इंसान के विकास में एक बहुत बड़ा मानसिक कदम है। तो जब जीवन शैली बदली तो औजार और दूसरी चीजें भी बदली होंगी? निश्चित रूप से। नवपाषाण काल में औजारों पर पॉलिश करके उन्हें ज्यादा चिकना और धारदार बनाया जाने लगा। और अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो आज भी हमारी रसोइयों में मौजूद है। हाँ, ये तो है। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, जिन पर कभी कभी सुंदर डिजाइन भी बनाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात, कपास उगाने के भी सबूत मिले हैं। कपास? यानी अब इंसान कपड़ा भी बुनने लगा था। हाँ, खाल और छाल से कपड़ों तक का सफर। हाँ, तो कुल मिलाकर आखेट और खाद्य संग्रह से लेकर खेती, पशुपालन, स्थायी गांव, मिट्टी के बर्तन और कपड़ों तक का सफर हमने देख लिया। नमस्कार। आज बात होगी हड़प्पा सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया की जिसे हमने एक तरह से लगभग भुला ही दिया था। और ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं है, ये हमारे जैसी ही जिंदगी जीने वाले लोगों की है। जैसे कि इंजीनियर, कारीगर, व्यापारी, किसान। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हुई। इसके पीछे हजारों सालों का विकास था। लगभग 12,000 साल पहले जब मौसम बदला, खेती संभव हुई, उसी नींव पर इस शहरी क्रांति का क्या कहते हैं महल खड़ा हुआ। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस खोई हुई दुनिया की चाबी हमें मिली कैसे? कहानी बड़ी दिलचस्प है और थोड़ी दुखद भी। बात है करीब 100 साल पहले की, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। हाँ, और वहाँ ब्रिटिश इंजीनियरों को एक पुराना टीला मिला। जब उन्होंने खुदाई की तो अंदर से निकली बेहतरीन पकी हुई ईंटें। उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये किसी पुराने बेकार से गांव का खंडर है। और उन्होंने उन हजारों, शायद लाखों ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक 4,500 साल पुरानी सभ्यता की निशानियों को तोड़ रहे हैं और एक नई टेक्नोलॉजी की नींव रख रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आधुनिक भारत की नींव रखने वाली रेलवे लाइनें प्राचीन भारत की सबसे महान सभ्यताओं में से एक की ईंटों से बन रही थीं। अनजाने में ही सही, वो इतिहास को उखाड़कर भविष्य बना रहे थे। और ये तो करीब 80 साल बाद, मतलब 1920 के दशक में, जब पुरातत्वविदों ने उस जगह की सिस्टमैटिक खुदाई की, तब दुनिया को पता चला कि ये कोई मामूली खंडर नहीं, बल्कि हड़प्पा नाम का एक पूरा शहर था। जी। और क्योंकि ये खोजा गया पहला शहर था, तो इसके बाद जब भी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल जैसी जगह मिली, जहाँ वैसी ही ईंटें, वैसी ही मोहरें और बर्तन मिले, तो उन सबको हड़प्पन सभ्यता का नाम दे दिया गया। हाँ, एक शहर के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया। ये एक तरह से उस पहली खोज को सम्मान देना था। तो चलिए, ये शहर दिखते कैसे थे? हमारे स्रोतों के मुताबिक ज्यादातर शहरों में एक जैसी बनावट थी, 2 हिस्सों वाली। हाँ, शहर का पश्चिमी हिस्सा जो छोटा होता था लेकिन एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था, उसे पुरातत्वविदों ने सिटाडेल यानी दुर्ग कहा है। और पूर्वी हिस्सा? वो काफी बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बसा था।
उसे लोअर टाउन या निचला नगर कहा गया। हम कहते हैं कि सिटाडेल में शासक रहते होंगे, पर क्या इसका कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ एक अनुमान है? ये बहुत जरूरी सवाल है। शासक शब्द का इस्तेमाल हम थोड़ी सावधानी से करते हैं। अच्छा। सच तो ये है कि हमें हड़प्पा में महल या राजाओं की कब्रें नहीं मिली हैं, जैसी मिस्र या मेसोपोटामिया में मिलती हैं। तो फिर कौन रहता होगा वहाँ? हो सकता है सिटाडेल में कोई राजा ना रहता हो, बल्कि वो एक प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र रहा हो, जहाँ शहर के सबसे महत्वपूर्ण लोग, शायद पुजारियों का समूह या व्यापारियों का संघ, मतलब जो लोग शहर चलाते थे। हाँ, वो रहते और काम करते थे। ऊंचाई पर होना शायद सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और महत्व दिखाने के लिए भी था। और इन दोनों हिस्सों को घेरती थी दीवारें, वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि उनकी हर ईंट का आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक निश्चित अनुपात में था। एक स्टैंडर्डाइजेशन था मतलब। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि हड़प्पा से लेकर मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा तक हजारों किलोमीटर के दायरे में मिलता है। इसका मतलब है कि कोई केंद्रीय व्यवस्था थी जो ये नियम तय कर रही थी। सही कहा। ये सिर्फ मजबूत दीवारें नहीं थीं, ये एक विशाल, एकीकृत और अविश्वसनीय रूप से संगठित व्यवस्था का सबूत थी। और इसी सिटाडल में, मोहनजोदाड़ो में, एक ऐसी चीज मिली है जो आज भी सबको हैरान कर देती है, महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ। और इस स्नानागार का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं है। इसे बनाने में जो इंजीनियरिंग लगी है वो कमाल की है। पक्की ईंटें, जिप्सम का गारा और पानी के रिसाव को रोकने के लिए वो प्राकृतिक तार की परत। और इसका इस्तेमाल? शायद इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण लोग विशेष अवसरों पर स्नान के लिए करते थे। ये एक तरह का सामुदायिक और शायद धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था। और सिर्फ स्नानागार ही नहीं, कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों से अग्निकुंड भी मिले हैं। हाँ, जो शायद यज्ञ या किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देते हैं। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह या स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। बिल्कुल। ये शायद टैक्स के रूप में इकट्ठा किए गए अनाज को रखने के लिए थे, ताकि मुश्किल समय में लोगों को अनाज बांटा जा सके। ये भी एक संगठित शासन व्यवस्था का प्रमाण है। चलिए अब निचले शहर की तरफ चलते हैं, जहां आम लोग रहते थे। उनके घर कैसे थे? वहाँ भी जबरदस्त प्लानिंग दिखती है। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे और बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन शायद खाना पकाने और बुनाई जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता होगा। जी। और दिलचस्प बात यह है कि घरों के मुख्य दरवाजे सीधे सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि एक गली में खुलते थे। प्राइवेसी के लिए शायद। हाँ, गोपनीयता बनी रहती थी। और ज्यादातर घरों में अपना अलग बाथरूम और कुआं भी था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनकी जल निकासी व्यवस्था, उनका ड्रेनेज सिस्टम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी भारत के कई शहरों के लिए ये एक सपना है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हर घर की नाली सड़क की ढकी हुई मुख्य नाली से जुड़ती थी। वाह। नालियों को सीधी रेखा में बनाया गया था और उनमें हल्की ढलान दी गई थी, ताकि पानी रुके नहीं। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे, सफाई के लिए। हाँ, ताकि उनकी सफाई की जा सके। ऐसा लगता है कि पहले नालियों और सड़कों के साथ पूरी गली की योजना बनाई गई और फिर उसके अगल बगल घर बनाए गए। मतलब एक पूरी तरह से प्लांट की हुई सिटी। तो इन प्लांट किए हुए शहरों में जिंदगी कैसी होती होगी? काफी व्यस्त रही होगी। जाहिर है शासक या प्रशासक तो थे ही, उनके अलावा और कौन लोग थे? लिपिक थे, यानी स्क्राइब्स, जो लिखना पढ़ना जानते थे। अच्छा। ये लोग शायद मोहरें तैयार करने में मदद करते थे और व्यापार का हिसाब किताब रखते होंगे। दुख की बात है कि हम आज तक उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाया, वरना हमें उनकी दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता। बिल्कुल। और इन प्रशासकों और लिपिकों के अलावा एक पूरी क्रिएटिव क्लास भी थी, शिल्पकार, कारीगर। हाँ, और वो सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं बना रहे थे। जब आप लाल रंग के कार्नेलियन पत्थर से बने उन बारीक मनकों को देखते हैं या उन मोहरों पर बने जानवरों की आकृतियों को, तो आपको एक कमाल का सौंदर्य बोध दिखाई देता है। क्या क्या मिला है हमें? हमें पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी से बनी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन बनते थे, तो सोने चांदी से गहने। वाह, कार्नेलियन के मन के, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले भी लोगों में सुंदर दिखने, गहने पहनने की वैसी ही चाहत थी जैसी आज है। ये हमें इतिहास से एक मानवीय स्तर पर जोड़ता है ना? बिल्कुल। और सिर्फ गहने ही नहीं, वे बाट, वेट्स का भी इस्तेमाल करते थे, जो चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे और बहुत सटीक होते थे। व्यापार के लिए। हाँ, व्यापार में ईमानदारी और मानकीकरण को दिखाते हैं। इसके अलावा एक और चीज थी जिसमें वे माहिर थे,
कपड़ा बनाना। कपास? जी, मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले कपास की खेती के सबूत मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से हमें चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पर लगा हुआ कपड़ा मिला है और एक पुजारी जैसी दिखने वाली पत्थर की मूर्ति मिली है जिसने कढ़ाई वाला शॉल ओढ़ा हुआ है। ये सब इस बात का सबूत है कि कताई और बुनाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग था। जी हाँ। एक मिनट, हमने कांसे के औजार, सोने के गहने और कीमती पत्थरों की बात की, लेकिन ये चीजें जमीन से तो ऐसे ही नहीं निकलती। सही सवाल है। तांबा, टिन, सोना, ये सब हर जगह नहीं मिलता। तो फिर ये लोग ये सब ला कहाँ से रहे थे? इनका सप्लाई चेन नेटवर्क कैसा था? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर हमें उनकी एक और बड़ी उपलब्धि दिखती है, उनका विशाल व्यापारिक नेटवर्क। उनके शहर ऐसी जगहों पर बसे थे जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने व्यापार का एक जबरदस्त जाल बिछाया। कहाँ से आता था सामान? स्रोत बताते हैं कि तांबा शायद आज के राजस्थान से और पश्चिम एशिया में ओमान से भी आता था। ओमान से? मतलब समुद्री व्यापार भी होता था? निश्चित रूप से। टिन, जिसे कांसे के लिए तांबे में मिलाया जाता था, वो आज के अफगानिस्तान और ईरान से आता था। और सोना? सोना दक्षिण भारत के कर्नाटक से और लाजवर्द जैसे कीमती पत्थर अफगानिस्तान और गुजरात से लाए जाते थे। सोचिए, उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के वे बैलगाड़ियों और जहाजों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर से ये सब सामान लाते थे। ये तो कमाल है। मतलब शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे, वे व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। और खाने पीने की चीजों का क्या? वो कहाँ से आती थी? भोजन आता था आसपास के गांवों से, जहां किसान और चरवाहे रहते थे। क्या उगाते थे वो लोग? किसान गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। हमें एक खिलौना हल मिला है जो बताता है कि वे जमीन जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। और जानवर? वे भेड़, बकरी और मवेशी भी पालते थे। लेकिन सिंधु घाटी का इलाका तो काफी सूखा है, तो खेती के लिए पानी का इंतजाम कैसे होता था? ये एक चुनौती जरूर रही होगी। शायद वे सिंचाई के लिए नहरों या तालाबों का इस्तेमाल करते थे, जहां बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। चलिए अब गुजरात में मिले दो खास शहरों पर नजर डालते हैं, धोलावीरा और लोथल। सुना है धोलावीरा की बनावट बाकी शहरों से कुछ अलग थी? हाँ, धोलावीरा जो कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर बसा है, एक असाधारण शहर था। कैसे? जहाँ ज्यादातर हड़प्पा शहर 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की विशाल दीवारें थीं जिनमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। और वहाँ एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी था। जी, जो शायद सार्वजनिक समारोहों या बाजार के लिए इस्तेमाल होता होगा। और वहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज मिली है ना, एक तरह का साइन बोर्ड। बिल्कुल। पुरातत्वविदों को वहाँ हड़प्पा लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर मिले हैं जिन्हें सफेद पत्थर पर उकेरा गया था और शायद लकड़ी में जड़ा गया था। ये बहुत अनोखा है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा की लिखावट हमें मोहरों जैसी छोटी छोटी चीजों पर मिलती है। हाँ, ये शायद किसी गेट के ऊपर लगा एक साइन बोर्ड रहा होगा। सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड। कमाल है। और दूसरा शहर लोथल, वो तो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लोथल की लोकेशन ही स्ट्रेटेजिक थी। ये खंबात की खाड़ी के पास साबरमती नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था। मतलब कच्चे माल के करीब? हाँ, ये ऐसी जगह थी जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लेकिन लोथल की सबसे बड़ी खासियत है, वहाँ मिला गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड। एक डॉकयार्ड मतलब जहाजों के रुकने की घड़ा? जी हाँ, ये एक बड़ा आयताकार तालाब जैसा ढांचा है जिसमें एक चैनल के जरिए नदी से पानी आता था। तो यहाँ जहाज आते जाते थे? माना जाता है कि यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज रुकते थे और माल उतारा चढ़ाया जाता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। तो हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जिसके पास बेहतरीन शहर हैं, जबरदस्त इंजीनियरिंग है, एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क है, कला है, संगठित समाज है। जी। फिर आखिर हुआ क्या? ये सब खत्म कैसे हो गया? ये आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, और ये अंत अचानक नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। लगभग 3900 साल पहले हमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगता है। क्या बदलाव? लोगों ने धीरे धीरे शहर छोड़ने शुरू कर दिए। लेखन, मोहरों और मानकीकृत बाटों का इस्तेमाल बंद हो गया। दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल आना भी बहुत कम हो गया। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर तो हालात और भी खराब हो गए। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो में हमें बाद के स्तरों पर सड़कों पर कचरे के ढेर मिलते हैं। जल निकासी व्यवस्था टूट फूट गई थी। और घर? लोग अब पहले जैसे बड़े और योजनाबद्ध घर नहीं बना रहे थे, बल्कि पुरानी बड़ी इमारतों को ही दीवारों से बांटकर छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। ऐसा लगता है जैसे पूरी सिविक व्यवस्था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वो ढह गई थी। सही कह रहे हैं। पर क्यों? क्या कोई बड़ी लड़ाई हुई? किसी ने हमला किया? हमले का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। विद्वान कई और संभावनाओं पर बात करते हैं। जैसे कि?
हो सकता है कि नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे पानी और व्यापार के रास्ते खत्म हो गए। या फिर पर्यावरण में कोई बदलाव। बिल्कुल। कुछ का मानना है कि ईंधन और खेती के लिए जंगलों की इतनी कटाई हुई कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाढ़ या सूखा पड़ने लगा। या ये भी तो हो सकता है कि जो केंद्रीय सत्ता इन सब चीजों को चला रही थी वो ही कमजोर पड़ गई हो। ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है। शायद शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया, जिससे व्यापार ठप हो गया, शहरों का रखरखाव बंद हो गया और लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में छोटे छोटे गांव की ओर चले गए। मतलब कोई एक कारण नहीं था। शायद नहीं। शायद इन सभी चीजों ने मिलकर इस महान शहरी सभ्यता को पतन की ओर धकेल दिया। तो सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस उसका शहरी रूप खत्म हो गया और वो ग्रामीण बस्तियों में सिमट गई। हाँ, लोग पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। शहरी जीवन का अंत हो गया, लेकिन शायद उनकी कुछ परंपराएं और ज्ञान लोगों के साथ उन नई बस्तियों में भी गए। तो ये थी हड़प्पा के शुरुआती शहरों की कहानी। किताबें और कब्रें आखिर हमें क्या बताती हैं? तो सबसे पहला सवाल, हड़प्पा के वो विशाल सुनियोजित शहर कहाँ गए? उनके बाद भारत में अचानक क्या हुआ? इतिहास की कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हड़प्पा के पतन के बाद एक लंबा अंतराल आता है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा पुरातात्विक सबूत नहीं है, लेकिन फिर एक नई संस्कृति उभरती है जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि इसकी सारी जानकारी हमें मुख्य रूप से वेदों से मिलती है, जो उस समय के पवित्र ग्रंथ थे। इतिहासकारों ने इसे भी समझने के लिए दो हिस्सों में बांटा है। पहला प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और जहाँ तक मैंने समझा है, इन दोनों कालों के बीच एक बहुत बड़ी विभाजक रेखा थी, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज। यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक धातु की खोज थी या इससे कुछ ज्यादा था? ये सिर्फ एक धातु की खोज नहीं थी, ये तो सत्ता के पूरे समीकरण का बदलना था। सोचिए, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार मवेशी थे, गायें, घोड़े। ये एक चलती फिरती संपत्ति है। आपकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितने जानवर हैं। लेकिन जब लोहे का पता चला तो सब कुछ बदल गया। लोहे के मजबूत औजारों और हलों से घने जंगलों को साफ करना और जमीन जोतना आसान हो गया। इसका मतलब है कि लोग सिंधु घाटी से निकलकर गंगा के ज्यादा उपजाऊ मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। बिल्कुल। और जैसे ही खेती अहम हो गई तो ताकत का केंद्र मवेशियों से हटकर जमीन पर आ गया, और जमीन पर कब्जा करने और उसे बचाने के लिए एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत पड़ी। यहीं से समाज का विकास जन यानी कबीलों से जनपद यानी एक तय भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तरफ हुआ, और आगे चलकर यही जनपद मगध जैसे विशाल महाजनपदों या शुरुआती राज्यों में तब्दील हो गए। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक बदलाव था। तो चलिए उस शुरुआती दौर यानी ऋग्वैदिक काल को समझने के लिए हमारी मुख्य किताब पर आते हैं। ऋग्वेद, ये कोई आम किताब तो नहीं लगती, ये असल में है क्या? ऋग्वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, और इसकी भाषा भी अनोखी है, वैदिक संस्कृत, जो आज की संस्कृत से थोड़ी अलग है। ये असल में प्रार्थनाओं का संग्रह है। इसमें 1000 से ज्यादा भजन हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, जिसका मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त अग्नि मतलब आग के देवता, इंद्र जो एक महान योद्धा देवता थे, और सोम एक पौधे से बनने वाले रहस्यमयी पेय के देवता जैसे देवी देवताओं की प्रशंसा में हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे सदियों तक लिखा नहीं गया। मतलब हजारों श्लोक बिना लिखे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, ये तो कमाल है। ये वाकई कमाल है। ऋषियों ने इन सूक्तों की रचना की और पुरोहित छात्रों को इन्हें अक्षरशः हर शब्द और ध्वनि के साथ कंठस्थ करवाते थे। ये एक बेहद अनुशासित मौखिक परंपरा थी। इसे लिखने का काम तो इसकी रचना के सैकड़ों साल बाद किया गया। इससे पता चलता है कि उस संस्कृति में सुनने और याद रखने का कौशल कितना महत्वपूर्ण था। क्या हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण है जिससे पता चले कि इन सूक्तों में किस तरह की बातें होती थीं? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प सूक्त है जिसमें ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच संवाद का वर्णन है। ऋषि नदियों से प्रार्थना करते हैं कि वे रास्ता दें ताकि उनके रथ और जानवर आसानी से पार जा सकें। ये एक सुंदर काव्यात्मक संवाद तो है ही, साथ ही इतिहासकारों को दो महत्वपूर्ण सुराग भी देता है। सुराग कैसे? पहला, इसमें घोड़ों और गायों का जिक्र है जिन्हें देवी तुल्य नदियों से तुलना की गई है। इससे पता चलता है कि ये जानवर उस समाज के लिए कितने कीमती थे। और दूसरा, ये हमें उस समाज का भूगोल बताता है। चूंकि इसमें व्यास और सतलुज का जिक्र है तो हम ये अंदाजा लगा सकते
सकते हैं कि ये लोग उस समय पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। वाह, यानी एक कविता से हमें उनकी अर्थव्यवस्था और उनके पते दोनों का अंदाजा लग गया। तो इन सब का मतलब क्या है? उस समय का जीवन असल में कैसा था? लड़ाइयाँ किस लिए होती थी? तेज घोड़े। घोड़ों का इस्तेमाल रथों में जोतकर लड़ाइयों में किया जाता था। और ये लड़ाइयाँ मुख्य रूप से चारागाहों, पानी के स्रोतों और सबसे बढ़कर मवेशियों के लिए। हाँ, मवेशियों को हासिल करने के लिए होती थी। कभी कभी लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध होते थे। तो क्या उनके पास आज की तरह कोई स्थायी सेना, कोई प्रोफेशनल आर्मी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई नियमित सेना नहीं थी। जब युद्ध की स्थिति बनती थी तो सभी लोग एक सभा में इकट्ठा होते थे, उस पर चर्चा करते थे और अपने में से ही किसी बहादुर और कुशल योद्धा को अपना नेता या राजा चुन लेते थे। युद्ध से जो भी धन दौलत मिलता था, मतलब मवेशी, अनाज, बंदी, उसे सरदार अपने पास रखता था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी आम लोगों में बांट दिया जाता था। एक मिनट, आपने राजा कहा, लेकिन अगर राजा के पास न तो कोई महल था, न राजधानी, न ही कोई स्थायी सेना और न ही वो टैक्स वसूलता था, तो फिर वो राजा कैसे कहलाता था? उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? क्या ये सिर्फ सम्मान था? बहुत अच्छा सवाल है। ये राजा आज के राजाओं या बाद के सम्राटों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका पद वंशानुगत भी नहीं होता था, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। उसकी शक्ति का स्रोत उसकी अपनी योग्यता, बहादुरी और कबीले के लोगों का उस पर विश्वास था। वह एक तरह से पहलों में प्रथम था, एक युद्ध सरदार जिसका मुख्य काम कबीले की रक्षा करना और लड़ाइयों का नेतृत्व करना था। और समाज में लोगों की पहचान कैसे होती थी? क्या कोई वर्ण व्यवस्था जैसी चीज थी? प्रारंभिक वैदिक काल में समाज मुख्य रूप से काम के आधार पर बटा था। दो समूह प्रमुख थे। एक पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे, और दूसरा था राजा, जिसके बारे में हमने अभी बात की। आम लोगों के पूरे समुदाय के लिए जन या विश जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता। एक और दिलचस्प वर्गीकरण भी मिलता है। जो लोग इन सूक्तों की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास या दस्यु, क्या इसका मतलब वही है जो आज हम दास शब्द से समझते हैं, यानी गुलाम? शुरुआत में शायद नहीं। ऋग्वेद के अनुसार ये वो लोग थे जो शायद अलग भाषा बोलते थे, यज्ञ नहीं करते थे और हो सकता है कि उनके देवी देवता भी अलग हों। बाद में दास शब्द का अर्थ बदलकर गुलाम हो गया, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनकी संपत्ति की तरह खरीद फरोख्त होती थी। तो ऋग्वेद हमें उस समाज की सोच, उनकी प्रार्थनाओं और उनके सामाजिक ताने बाने की एक झलक देता है। लेकिन शब्द तो हवा में होते हैं। उस दौर के लोगों के जीवन का ठोस भौतिक सबूत कहाँ है? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब हमें जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे दबी खामोश कहानियों में मिलता है। लगभग उसी समय जब उत्तर भारत में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में एक नई प्रथा शुरू हुई। लोग अपने मृतकों को दफनाने के बाद उनकी कब्रों को बड़े बड़े करीने से लगाए गए पत्थरों से चिन्हित करने लगे। इन्हीं संरचनाओं को पुरातत्वविद महापाषाण या मेगालिथ्स कहते हैं, यानी बड़े पत्थर। और इन पत्थरों के नीचे, कब्रों के अंदर क्या मिलता था? क्या सिर्फ कंकाल? नहीं, बहुत कुछ मिलता था। इन कब्रों से हमें उस समय के जीवन की एक पूरी झलक मिलती है। पुरातत्वविदों को कंकालों के साथ काले और लाल रंग के बेहद खूबसूरत मिट्टी के बर्तन मिले हैं। साथ ही लोहे के औजार और हथियार भी मिले हैं, जैसे कटारें, कुल्हाड़ियां। इससे ये भी साबित होता है कि उस समय तक दक्कन में भी लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। कहीं कहीं तो घोड़ों के पूरे कंकाल और उनके साज सामान भी मिले हैं। लोहे के हथियार और घोड़ों के कंकाल, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग भी लड़ाका थे और घोड़ों का महत्व समझते थे, ठीक ऋग्वेद के लोगों की तरह। और क्या मिला? पत्थर और सोने के बने गहने भी मिले हैं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर कब्र एक जैसी नहीं थी। मतलब कब्रों को देखकर समाज के अमीर गरीब का भेद पता चल जाता था? बिल्कुल। ब्रह्मगिरी नाम की एक जगह पर एक बहुत फैसिनेटिंग केस स्टडी देखने को मिलती है। वहाँ एक कब्र में एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, 4 तांबे की चूड़ियां और एक शंख मिला, जबकि उसी जगह पर मिली दूसरी कब्रों में कुछ कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। ये उस समाज में मौजूद गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता का सीधा और ठोस सबूत है। कुछ लोग बहुत अमीर थे, शायद सरदार या मुखिया, और कुछ बहुत साधारण जीवन जीते थे। और इनामगांव नाम की एक जगह का भी काफी विस्तार से जिक्र है। वहाँ क्या खास मिला जो उसे बाकी जगहों से अलग करता है? इनामगांव भीमा नदी की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पुरातत्वविदों को एक बहुत ही व्यवस्थित बस्ती मिली है। आमतौर पर यहाँ वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था। कई बार उन्हें उनके घरों के अंदर ही दफना दिया जाता
जाता था। उनके साथ मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे जिनमें शायद भोजन और पानी रहा होगा जो परलोक की यात्रा के लिए था। लेकिन वहाँ एक बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी कब्र भी मिली है। हाँ, और वो कब्र हमें उस समाज के मुखिया या सरदार की शक्ति और हैसियत के बारे में बहुत कुछ बताती। वहाँ एक बड़ा 5 कमरों वाला घर मिला है जिसके आंगन के बीचों बीच एक व्यक्ति को 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक जैसे ताबूत में दफनाया गया था और उसकी मुद्रा भी अलग थी। उसे पालथी मारकर बिठाया गया था। एक मिनट, घर के आंगन के बीच में दफनाया गया, पालथी मारकर? ये तो किसी सामान्य अंतिम संस्कार जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि ये किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, शायद उस बस्ती के सरदार की कब्र रही होगी। उसे बस्ती के केंद्र में सबसे बड़े घर में दफनाना शायद उसकी सत्ता और महत्व को दर्शाने का एक तरीका था। हो सकता है ये एक तरह से पूर्वजों की पूजा का भी हिस्सा हो, ताकि उस सरदार की शक्ति और मौजूदगी घर और समुदाय के साथ बनी रहे। उस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला था जो इस बात का संकेत है कि वो व्यक्ति धन दौलत का वितरण भी नियंत्रित करता होगा। ये तो कमाल का है। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है जब से हम कंकालों की बात करें। इन हजारों साल पुरानी हड्डियों को देखकर पुरातत्वविद ये कैसे पता लगाते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या महिला का? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हड्डियों के आकार से बच्चे और वयस्क का फर्क आसानी से पता चल जाता है। जहां तक लिंग का सवाल है तो इसका सबसे बड़ा सुराग कंकाल की श्रोणी या कूल्हे की हड्डी से मिलता है, जिसे पेल्विक बोन कहते हैं। महिलाओं की कूल्हे की हड्डी बच्चे को जन्म देने की शारीरिक आवश्यकता के कारण पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा चौड़ी और बड़ी होती है। यह सबसे विश्वसनीय तरीका है। और गहनों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता? नहीं, गहने एक बहुत ही भ्रामक सुराग हैं। हमें आज की सोच से उस समय का आकलन नहीं करना चाहिए। उस दौर की कई कब्रों में पुरुष कंकालों के साथ भी भारी मात्रा में गहने मिले हैं। पुरुष भी उस समय गहने पहनते थे, इसलिए सिर्फ गहनों के आधार पर लिंग का निर्धारण करना एक बड़ी गलती होगी। नमस्कार। कैसे छोटे छोटे कबीलाई समाज धीरे धीरे बड़े राज्यों और साम्राज्यों में बदल गए। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक का सफर और एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, लोहा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लगभग 3500 साल पहले, ऋग्वैदिक काल से। उस दौर के समाज को समझने के लिए जन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये लोग ज्यादातर पशुओं पर, खासकर गाय और घोड़ों पर निर्भर थे, है ना? एक जगह टिककर नहीं रहते थे। सही कहा। और इनके राजा भी थे, पर वो वैसे राजा नहीं थे जैसे हम सोचते हैं। मतलब कोई महल नहीं, कोई बड़ी सेना या राजधानी नहीं। अच्छा, तो फिर राजा का क्या काम था? मिलकर चुनते थे। उसका काम था कबीले की रक्षा करना और लूट में मिले धन का बंटवारा करना। लेकिन फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लोहा। हाँ, लोहे की खोज। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। ये सिर्फ एक धातु का मिलना नहीं था, इसने तो जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए, लोहे के औजारों से, खासकर वो जो लोहे के फाल वाले हल होते थे, हाँ। उनसे गंगा के मैदान की सख्त जमीन को जोतना मुमकिन हो गया। जहाँ लकड़ी का हल सिर्फ खरोच पाता था, वहाँ लोहे का हल गहरी जुताई कर सकता था। मतलब अब जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार करना आसान हो गया। ठीक यही हुआ। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगा, जिसे हम अधिशेष कहते हैं, सरप्लस। हाँ, सरप्लस, तो समाज में एक तरह की क्रांति आ गई। ये सिर्फ खेती के तरीके में बदलाव नहीं था, ये इंसान का जमीन से जो रिश्ता था उसका बदलना था। और इसी वजह से समाज में कुछ लोगों को खेती के अलावा कुछ और सोचने का मौका मिला होगा। बिल्कुल। यहीं से कला, शासन और दर्शन के नए दरवाजे खुले और इसी बदलाव ने जन को जनपद बना दिया। जनपद, इसका शाब्दिक अर्थ है वो स्थान जहाँ जन ने अपना पैर रखा। मतलब अब कबीले एक जगह बस गए थे, उनका एक तय इलाका हो गया था। और जब लोग बस गए, इलाके तय हो गए, तो सत्ता का खेल भी बदलना ही था। हाँ, अब राजा का चुनाव पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो अब राजा कौन बनेगा ये कैसे तय होता था? जब जनपद बन गए तो राजा बनने का तरीका भी ज्यादा बड़ा और भव्य हो गया होगा। हाँ, अब राजा अपनी ताकत और पहचान बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करके साबित करते थे। इन्हीं में से एक सबसे मशहूर और ताकतवर अनुष्ठान था अश्वमेध यज्ञ। इसका नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति भी छिपी थी? ये धर्म की चादर में लिपटी एक बहुत ही चालाक राजनीतिक रणनीति थी। इसमें एक सजे धजे घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अच्छा। वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से गुजरता, अगर वहाँ के राजा उसे नहीं रोकते तो इसका मतलब होता कि उन्होंने यज्ञ करने वाले राजा की ताकत को मान लिया है। और अगर किसी ने रोक लिया तो फिर युद्ध होता था।
तो ये एक तरह से खुलेआम ऐलान था कि इस इलाके के असली बॉस हम हैं। बिल्कुल, घोड़ा जहां तक बिना रोक टोक के गया वो पूरा इलाका इस राजा के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता था, और जिन राजाओं ने अधीनता मान ली उन्हें फिर मुख्य यज्ञ में मेहमान के तौर पे बुलाया जाता था। मुझे जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि एक यज्ञ के अंदर पूरे समाज का नक्शा छिपा हुआ था। राजा, सारथी, पुरोहित, आम लोग, हर किसी का एक तय रोल था। ये तो एक राजनीतिक नाटक जैसा लगता है। बिल्कुल, राजा इस नाटक का मुख्य किरदार था, जिसे बाघ की खाल से बने एक खास सिंहासन पर बिठाया जाता था, और युद्ध के मैदान में जो सारथी उसका साथी और उसकी जीतों का गवाह होता था, हाँ। वो यज्ञ के दौरान राजा की वीरता की कहानियां सुनाता था। राजा की पत्नियां और बेटे भी छोटे मोटे अनुष्ठान करते थे। और बाकी समाज का क्या? आम लोग, दूसरे राजा? पुरोहित पवित्र जल छिड़क कर अनुष्ठान करवाते थे, जिसके बदले उन्हें कीमती उपहार मिलते थे। जो दूसरे राजा अधीनता स्वीकार कर चुके थे वो सिर्फ दर्शक बनकर बैठते थे। अच्छा। और जो आम लोग थे, जिन्हें विश या वैश्य कहा जाता था, वो राजा के लिए तोहफे लाते थे। लेकिन इस पूरे भव्य आयोजन में एक तबका ऐसा था जिसे पूरी तरह से बाहर रखा गया था, शूद्र। उन्हें किसी भी अनुष्ठान में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। ये जो समाज को बांटने वाली बात आपने कही, ये तो सिर्फ यज्ञ तक सीमित नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे इस बंटवारे को एक स्थायी औपचारिक शक्ल दी जा रही थी। यहीं से शायद वर्ण व्यवस्था की कहानी शुरू होती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने समाज को 4 समूहों में बांटा, जिसे वर्ण कहा गया, और हर वर्ण के लिए काम भी तय कर दिए गए। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ, सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिनका काम वेदों का अध्ययन, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा लेना था। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा वर्ग। जी, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे थे वैश्य, जिनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। अच्छा, और ग्रंथों में जिक्र है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। हाँ बिल्कुल, और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। और उन्हें कोई भी अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर क्षत्रिय यानी राजा युद्ध करते थे, शासन चलाते थे, तो असल ताकत तो उनके हाथ में थी। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को खुद से ऊपर क्यों माना? क्या इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर कोई खींचतान नहीं होती थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और ये उस दौर के सामाजिक तनाव को दिखाता है। असल में ये भौतिक शक्ति और वैचारिक शक्ति के बीच की खींचतान थी। क्षत्रिय के पास तलवार की ताकत थी, लेकिन ब्राह्मणों के पास यज्ञ और अनुष्ठानों को वैधता देने की। हाँ, लेजिटिमेसी। हाँ। राजा अपनी शक्ति को दैवी स्वीकृति दिलाने के लिए पुरोहितों पर निर्भर था। हालांकि कई जगहों पर राजा खुद को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे और इस व्यवस्था की आलोचना भी करते थे। और जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, ये व्यवस्था जन्म पर आधारित बना दी गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो अछूत ही मान लिया गया। हाँ, समाज में ये विभाजन बहुत कठोर होता जा रहा था, लेकिन ये मानना भी गलत होगा कि सबने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। कई लोग थे जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। अच्छा। वो मानते थे कि कर्म ही किसी व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, जन्म नहीं। ये वैचारिक संघर्ष उस समाज में लगातार चल रहा था। तो ये सफर जन से जनपद तक पहुंचा, और फिर लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद बाकी जनपदों से ज्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण हो गए। ये कहलाए महाजनपद। हाँ, उस दौर के सुपर स्टेट्स। बिल्कुल। बहुत और जैन ग्रंथों में हमें ऐसे करीब 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, और इनकी 2 खास पहचान। पहली, हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और दूसरी, जो बहुत जरूरी है, इन राजधानियों की जबरदस्त किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी मतलब शहरों के चारों तरफ विशाल दीवारें। इतनी मेहनत और संसाधन क्यों लगाए जाते थे इसमें? इसके पीछे क्या सोच थी? इसके 3 मुख्य कारण दिखते हैं। पहला और सबसे सीधा कारण था सुरक्षा। दूसरे राजाओं के हमले से? जी। दूसरा कारण था शक्ति का प्रदर्शन। एक विशाल किला बनाना ये दिखाने जैसा था कि राजा कितना अमीर और ताकतवर है। और तीसरा कारण था नियंत्रण। दीवारों के भीतर बसे शहर, बाजारों और लोगों पर शासन करना और उनसे कर वसूलना ज्यादा आसान था। और कुछ जगहों पर, जैसे कौशाम्बी में, हमें आज भी 2500 साल पुरानी ईंट की दीवार के अवशेष मिलते हैं। आप सोचिए, उस जमाने में बिना आधुनिक मशीनों के ऐसी विशाल दीवारें बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। बिल्कुल। और इतने बड़े राज्य, इतनी विशाल दीवारें और प्रशासन चलाने के लिए अब सिर्फ तोपों से काम नहीं चल सकता था। इसलिए महाजनपदों के राजाओं ने 2 बड़े कदम उठाए। क्या थे वो? स्थायी सेना रखना और नियमित कर वसूलना। स्थायी सेना
मतलब अब राजा के पास परमानेंट सैनिक होते थे जिन्हें सैलरी मिलती थी। हाँ, अब राजा अपनी सुरक्षा के लिए कबीले के लोगों पर निर्भर नहीं थे। वे बाकायदा सिपाही भर्ती करते थे और उन्हें नियमित वेतन देते थे, और ये वेतन शायद आहत सिक्कों यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स के रूप में दिया जाता था। आहत सिक्के ये क्या थे? ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, और कमाल की बात यह है कि इन पर किसी राजा का चेहरा या नाम नहीं, बल्कि पेड़, मछली, सूरज जैसे चिन्ह ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। अच्छा, ये इस बात का सबूत है कि अर्थव्यवस्था अब सिर्फ चीजों के लेन देन यानी बार्टर सिस्टम से आगे बढ़कर एक नई, ज्यादा संगठित दिशा ले रही थी। और इस सेना और प्रशासन का खर्च उठाने के लिए टैक्स जरूरी हो गए। मतलब अब जनता को राज्य चलाने में सीधे तौर पर योगदान देना था। हाँ, और टैक्स वसूलने का एक पूरा सिस्टम बनाया गया। फसलों की उपज का 16 हिस्सा भाग के रूप में लिया जाता था, जो सबसे बड़ा टैक्स था। और बाकी लोगों पर? कारीगरों को महीने में कुछ दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या दूध घी के रूप में टैक्स देना होता था। व्यापारियों को सामान बेचने पर टैक्स लगता था, और यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले शिकारियों को भी शहद, लकड़ी जैसी चीजें कर के रूप में देनी पड़ती थी। मतलब समाज का कोई भी हिस्सा अब टैक्स के दायरे से बाहर नहीं था। इन सभी महाजन पदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ऐसी क्या खास बात थी मगध में? मगध की भौगोलिक स्थिति उसके लिए एक वरदान थी। गंगा और सोन जैसी नदियां जमीन को उपजाऊ बनाती थीं, जिससे खेती अच्छी होती थी। इन्हीं नदियों का इस्तेमाल सामान लाने ले जाने यानी ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता था। फिर मगध के जंगलों में हाथी बहुत थे, जो उस जमाने की सेना के लिए एक तरह से टैंक की तरह होते थे। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, लोहा। बिल्कुल, मगध के इलाके में लोहे की खदानें थीं, जिससे मजबूत हथियार और औजार बनाना बहुत आसान था। इन सब चीजों ने मगध को एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना दिया। और फिर बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने उसे और भी विशाल बना दिया। हाँ, लेकिन सारे महाजनपद मगध की तरह राजतंत्र नहीं थे। हमें एक अलग तरह का शासन भी देखने को मिलता है ना? हाँ, और वो एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल था वज्जी का, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी में गण या संघ शासन था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था। एक राजा नहीं था, तो फिर शासन कैसे चलता था? वहाँ कई शासक एक साथ मिलकर राज करते थे, और हर कोई खुद को राजा कहता था। अच्छा। वो लोग नियमित रूप से सभाओं में मिलते थे और किसी भी मुद्दे पर बातचीत और बहस करके फैसला लेते थे। एक तरह का प्राचीन गणराज्य। हाँ, जो उस दौर में एक बहुत ही अनोखी बात थी। ग्रंथों में इससे जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा भी है। जब मगध के राजा अजातशत्रु वज्जी पर हमला करना चाहते थे, तो उन्होंने सलाह के लिए अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। हाँ, और बुद्ध ने उस मंत्री से सीधे जवाब देने के बजाय कुछ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या वज्जी लोग नियमित रूप से सभाएं करते हैं और उनमें सब एक साथ शामिल होते हैं? मंत्री ने कहा, हाँ होते हैं। तब बुद्ध ने कहा, जब तक वज्जी लोग एकजुट होकर सभाएं करते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये उस गणतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को दिखाता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे लोहे की एक खोज ने खेती को बदला, खेती के अधिशेष ने समाज को बदला, और समाज के बदलाव ने राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल दी। कबीलाई जंग से शुरू हुई कहानी किलेबंद शहरों, स्थायी सेनाओं और व्यवस्थित टैक्स सिस्टम वाले महाजनपदों तक पहुंची। नमस्कार। आज हम लोगों के मन में बड़े और गहरे सवाल उठ रहे थे, जैसे इस जीवन का असली मतलब क्या है, हम यहाँ हैं क्यों, मरने के बाद क्या होता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि कैसे इन सवालों की खोज ने एक तरह की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। और ये क्रांति एक तरह से मौजूदा वैदिक परंपरा के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी थी। उस समय यज्ञों और कर्म कांडों पर बहुत ज्यादा जोर था और समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। तो सब लोग इससे खुश नहीं थे? नहीं, कई लोग, खासकर क्षत्रिय और जो नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था, वो इस व्यवस्था से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो ज्ञान के नए रास्ते खोज रहे थे, और उन्हीं रास्तों में से दो सबसे बड़े थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जी। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं उस राजकुमार से जिसने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपना महल ही छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है। हाँ, वो एक क्षत्रिय थे, शाक्य गण के राजकुमार। जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। एक राजकुमार के तौर
पर तुमके पास सब कुछ था, फिर क्या वजह थी, क्या बेचैनी थी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उनके पास हर तरह का सुख था, हर तरह का ऐशो आराम, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ये सब अस्थायी है। मतलब? उन्होंने बीमारी देखी, बुढ़ापा देखा, मृत्यु को देखा, और उन्हें ये एहसास हुआ कि कोई भी इंसान इन दुखों से बच नहीं सकता। उन्हें लगा कि ये जो महलों की दीवारें हैं, ये उन्हें जीवन के इस कड़वे सच से नहीं बचा सकती। और इसी एहसास ने उन्हें 29 साल की उम्र में एक रात चुपके से अपना घर, अपनी पत्नी, अपना बेटा सब कुछ छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ये कोई छोटा मोटा फैसला तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। घर छोड़ने के बाद वो सालों तक भटके, कई गुरुओं से सीखा, जैसे आलार कलाम, जिनसे उन्होंने ध्यान की बहुत गहरी तकनीकें सीखी। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि खाना पीना भी लगभग छोड़ ही दिया था। उन्हें लगा शायद इस तरह से सच का पता चल जाएगा। लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला, तो फिर रास्ता कैसे निकला? उन्हें ये समझ आया कि न तो महलों का भोग विलास सही है और न ही शरीर को सुखा देने वाली ये कठोर तपस्या। दोनों ही रास्ते गलत हैं। हाँ, उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और फिर 35 साल की उम्र में बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे निर्वाण कहा गया। और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, मतलब जिसे ज्ञान मिल गया हो। जी। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? क्या वो कहीं एकांत में चले गए? नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। अच्छा। और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को पहली बार घुमाना। ये एक नए विचार के आंदोलन की शुरुआत थी। तो बुद्ध ने लोगों को सिखाया क्या? क्या उनकी शिक्षाएं बहुत मुश्किल थीं समझने में? इसके ठीक उलट, उनकी सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी और व्यवहारिक थीं। उन्होंने उस समय के पंडितों की भाषा संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा प्राकृत में बात की, ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये जीवन दुखों से भरा है। अब ये सुनने में थोड़ा निराशावादी सा लगता है। क्या उस समय के लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये निराशावादी लगता है, पर बुद्ध का मकसद डराना नहीं था। उनका कहना था कि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि समस्या है, तब तक हम समाधान कैसे खोजेंगे? सही बात है। उन्होंने दुख का कारण भी बताया। हमारी इच्छाएं, हमारी लालसा, जिसे उन्होंने तृष्णा या तन्हा कहा, हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं और जब वो नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। और अगर मिल भी जाए तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। ये चक्र तो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, लेकिन बुद्ध ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसका एक पूरा समाधान दिया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 सूत्रों वाला रास्ता। इसमें सही सोच, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, ऐसी 8 बातें थीं। ये जीवन जीने का एक बहुत संतुलित और नैतिक तरीका था। उनकी शिक्षाओं के व्यवहारिक पक्ष को समझने के लिए किस्सा गौतमी की कहानी वो अद्भुत है। अच्छा। गौतमी नाम की एक महिला थी। उनका इकलौता बेटा मर गया था। वो दुख में लगभग पागल हो चुकी थी। वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी और सबसे उसे जिंदा करने की भीख मांग रही थी। किसी ने उन्हें बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वो बुद्ध के पास गईं और रो रो कर अपने बेटे को जीवित करने को कहने लगी। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? तुम जाओ और किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मौत न हुई हो। ऐसा घर? वो महिला उम्मीद से भर गई। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो घर घर गई, लेकिन उसे हर दरवाजे से एक ही जवाब मिला, सरसों तो है, पर हमारे घर में कोई पिता, कोई माँ, कोई भाई बहन, कोई ना कोई गुजरा जरूर है। शाम तक भटकने के बाद उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला होगा। एक भी नहीं। तब जाकर उसे बुद्ध की बात का असली मतलब समझ आया कि मौत जीवन की कटल सच्चाई है जो हर किसी के साथ जुड़ी है। जी। ये कितना शक्तिशाली तरीका है सिखाने का। उन्होंने सीधे सीधे उपदेश नहीं दिया, बल्कि एक अनुभव के जरिए उसे सच्चाई का एहसास करा दिया। यही बुद्ध के शिक्षण पद्धति की खासियत थी। वो लोगों को खुद अनुभव करके सीखने के लिए प्रेरित करते थे। अच्छा, जिस दौर में बुद्ध ये मध्यम मार्ग दिखा रहे थे, उसी समय कुछ और लोग भी थे जो वैदिक परंपरा के भीतर ही इन गहरे सवालों से जूझ रहे थे। हाँ, और इन विचारकों के संवाद और चिंतन उपनिषद नाम के ग्रंथों में मिलते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है गुरु के समीप बैठना। मतलब ये ग्रंथ गुरु और शिष्य के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। बिल्कुल, जहाँ बहुत गूढ़ दार्शनिक सवाल उठाए गए हैं,
जैसे कि यज्ञों का असली उद्देश्य क्या है, क्या सिर्फ रस्में पूरी कर लेना काफी है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता। और इसी खोज में उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्म का सिद्धांत दिया। आत्मा यानी हमारी व्यक्तिगत चेतना, और ब्रह्म यानी इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली सार्वभौमिक चेतना। सही। और उपनिषदों का सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि अंत में ये आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, वो एक ही हैं। वो एक ही है। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ये विचार तो बौद्ध धर्म से कितना अलग है। जहां उपनिषद एक स्थायी शाश्वत आत्मा की बात कर रहे हैं, वहीं बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत था अनात्मन या अनात्ता। हाँ, मतलब कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। ये तो उस दौर के दो सबसे बड़े विचारों का सीधा टकराव था। हाँ, और ये उस समय की बौद्धिक बहसों की गहराई को दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि उपनिषदों की इन बहसों में सिर्फ ब्राह्मण और राजा ही शामिल नहीं थे। अच्छा, और कौन था? हमें गार्गी जैसी महिला विचारक का जिक्र मिलता है, जो बड़े बड़े ऋषियों को अपने सवालों से चुनौती देती थी। या फिर सत्यकाम जबाल की कहानी है। सत्यकाम जबाल, हाँ, जिनकी माँ एक दासी थी, लेकिन ज्ञान की सच्ची लगन देखकर गुरु गौतम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब हम अक्सर उस दौर को बहुत रूढ़िवादी और जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि उपनिषदों में एक महिला बड़े बड़े ज्ञानियों से बहस कर रही थी और एक दासी के बेटे को एक ब्राह्मण गुरु अपना रहे थे। ये दिखाता है कि समाज बहुत जटिल था। नियम थे, पर ज्ञान की खोज उन नियमों को तोड़ने का साहस भी रखती थी। तो एक तरफ बुद्ध का मध्यम मार्ग था, जो ना बहुत ज्यादा भोग और ना ही बहुत ज्यादा तपस्या की बात करता था, लेकिन ये इकलौता नया विचार नहीं था। नहीं। उसी दौर में एक और शिक्षक थे, वर्धमान महावीर, जो एक कहीं ज्यादा कठोर और तपस्वी मार्ग का उपदेश दे रहे थे। सही कहा। महावीर, जो जैन परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, वे भी बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी घर छोड़ा था। हाँ, 30 साल की उम्र में घर छोड़ा और अगले 12 साल तक उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, जिसके बाद 42 साल की उम्र में उन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिला, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। और उनकी शिक्षाओं का केंद्रीय विचार क्या था? अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना। और जैन धर्म में इस नियम का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता है ना? बहुत सख्ती से। छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े की हत्या भी पाप मानी जाती है। इसीलिए जैन मुनि अक्सर अपने मुंह पर पट्टी बांधते हैं और जमीन पर झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। ये तो बहुत कठिन नियम है। बहुत कठिन। उनकी शिक्षा थी कि सत्य को जानने के लिए घर बार छोड़ना ही होगा। जो उनके अनुयायी बनते थे, उन्हें बहुत सादा जीवन जीना होता था। भिक्षा मांगकर खाना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और पुरुषों के लिए तो नियम और भी सख्त थे। हाँ, उन्हें अपने कपड़ों समेत सब कुछ छोड़ देना होता था। इन कड़े नियमों की वजह से ये आम लोगों, खासकर किसानों के लिए तो लगभग असंभव रहा होगा। खेती में तो कीड़ों मकोड़ों से फसल को बचाना ही पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए जैन धर्म का प्रसार किसानों में ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये व्यापारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। व्यापारियों के बीच? क्यों? इसकी सिर्फ व्यावहारिक वजह नहीं थी। सोचिए, उस दौर में व्यापारी वर्ग यानी वैश्य आर्थिक रूप से तो बहुत शक्तिशाली हो रहे थे, लेकिन सामाजिक वर्ण व्यवस्था में उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे ही माना जाता था। अच्छा, तो ये बात है। जैन और बौद्ध धर्मों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां जन्म या जाति नहीं, बल्कि कर्म और आचरण ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मतलब ये उनके लिए सिर्फ एक नया धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान पाने का एक जरिया भी बन गया। हाँ, ये एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जो धर्म के आवरण में हो रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हजारों लोग बुद्ध और महावीर के अनुयायी बनकर अपना घर छोड़ रहे थे, वे रहते कहाँ थे? उनका संगठन कैसे चलता था? इसी जरूरत से संघ की स्थापना हुई। संघ एक तरह का संगठन था जहां घर त्यागने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियां एक साथ रहते, ध्यान करते और धर्म का अध्ययन करते थे। इन संघ के नियम कहाँ मिलते हैं? बौद्ध संघ के नियम हमें विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। क्या कोई भी संघ में शामिल हो सकता था? सिद्धांत रूप में हाँ, संघ के दरवाजे हर जाति के लिए खुले थे, पर कुछ व्यावहारिक नियम थे। जैसे बच्चों को माता पिता से, दासों को अपने मालिक से और पत्नी को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये समाज के मौजूदा ढांचे को पूरी तरह तोड़ने से बचने का एक तरीका था। और ये लोग एक ही जगह रहते थे या घूमते रहते थे? ज्यादातर समय वे एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर उपदेश देते थे। वे सिर्फ बारिश के मौसम में एक जगह रुकते थे, क्योंकि तब यात्रा करना मुश्किल हो जाता था। तो उस समय कहाँ रुकते थे? शुरू में तो ये लोग
गुफाओं या अस्थायी झोपड़ियों में रुकते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके समर्थकों जैसे अमीर व्यापारियों और राजाओं ने इनके लिए स्थायी आश्रय बनवाने शुरू कर दिए। और इन्हीं आश्रयों को विहार या मठ कहा गया। हाँ, शुरुआत में विहार लकड़ी के बने, फिर ईंटों के भी बनने लगे। ये विहार अक्सर किसी धनी व्यक्ति या राजा द्वारा दान में दी गई जमीन पर बनाए जाते थे। और समय के साथ ये विहार सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे, बल्कि शिक्षा, कला और दर्शन के बड़े बड़े केंद्र बन गए, जैसे नालंदा और तक्षशिला। आज की हमारी चर्चा एक बड़े सवाल से शुरू होती है। कैसे बिखरे हुए, आपस में लड़ते हुए छोटे छोटे राज्यों से एक इतना बड़ा अखंड साम्राज्य खड़ा हो जाता है? और ये कहानी शुरू होती है मौर्यों से भी पहले, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अच्छा। उस वक्त भारत में कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी, बल्कि 16 बड़े बड़े राज्य थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। 16 महाजनपद? हाँ, इनमें से कुछ में राजा का शासन था, तो कुछ में एक तरह का गणतंत्र था। और जैसा कि होता है, ये सब आपस में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार लड़ते रहते थे। तो मतलब एक तरह से 16 खिलाड़ी एक ही मैदान में थे और जीत किसी एक की ही होनी थी। बिल्कुल। और इस मुकाबले में विजेता बनकर उभरा मगध। लेकिन सवाल यह है कि मगध ही क्यों? बाकियों के पास ऐसा क्या नहीं था जो मगध के पास था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कोई सोचा समझा प्लान? देखिए, किस्मत से ज्यादा इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कहना शायद ज्यादा सही होगा। परफेक्ट स्टॉर्म मतलब कई चीजें एक साथ मगध के पक्ष में आ गईं। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे, आप कह सकते हैं। ओके, 3 स्तंभ। पहला था संसाधन। मगध गंगा के मैदान के सबसे उपजाऊ हिस्से में था, मतलब खेती जबरदस्त थी। ठीक है। और साथ ही आज के झारखंड वाले इलाके में लोहे की खदानों का भंडार था। अच्छा, तो मतलब पेट भरने के लिए अनाज भी था और दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार भी। ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा। और यहीं से दूसरा स्तंभ जुड़ता है, एक ताकतवर सेना। उस लोहे से बेहतरीन हथियार और औजार बने। लेकिन मगध का असली तुरुप का इक्का थे हाथी। उनकी सेना में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था, जो किसी भी दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवारों के हौसले पस्त करने के लिए काफी थे। और तीसरा स्तंभ? वो था इन दोनों को जोड़ने वाली अर्थव्यवस्था। उपजाऊ जमीन से जो अतिरिक्त अनाज पैदा होता था, उससे एक विशाल सेना का खर्च उठाना मुमकिन हुआ। समझ गया। तो ये एक ऐसा चक्र था जो खुद ब खुद मजबूत होता गया। ज्यादा अनाज से बड़ी सेना से ज्यादा जीत, और ज्यादा जीत से और ज्यादा संसाधन। इस चक्र को तोड़ना बाकी महाजनपदों के लिए लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। तो मगध जीतने के लिए ही बना था। लेकिन मौर्यों के आने से पहले इस गद्दी पर कौन बैठा था? मतलब उन्होंने इस साम्राज्य के लिए लॉन्च पैड कैसे तैयार किया? मौर्यों से पहले 3 खास राजवंशों ने ये लॉन्च पैड तैयार किया था। 3? हाँ। सबसे पहले हर्यंक वंश ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर एक मजबूत रणनीतिक केंद्र की नींव रखी। अच्छा, पाटलिपुत्र। उनके बाद आर्य शिशुनाग वंश, जिन्होंने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिससे मगध को एक धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत भी मिली। और फिर आए नंद वंश। इनका नाम तो आज भी लोग लेते हैं। हाँ, और इसकी वजह थी उनकी सेना। नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने मगध की सीमाओं को इतना फैलाया कि उन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। पहला साम्राज्य निर्माता। लेकिन उनके जो आखिरी शासक थे, धनानंद, उन्होंने एक ऐसी विशाल और कह सकते हैं डरावनी सेना खड़ी की थी, जिसकी दहशत दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच गई थी। और इसी दहशत का सामना हुआ दुनिया के सबसे बड़े विजेता सिकंदर से। ठीक। 326 ईसा पूर्व में जब धनानंद मगध पर राज कर रहा था, मैसेडोनिया का सिकंदर दुनिया जीतते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आ पहुंचा। उसने राजा पोरस को झेलम नदी के किनारे एक बहुत मुश्किल लड़ाई में हराया भी, जिसे हाइडिस्प्स का युद्ध भी कहते हैं। पोरस की बहादुरी ने सिकंदर को बहुत प्रभावित किया था, ये तो हमने सुना है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक अजीब मोड़ आता। सही कहा। सिकंदर की विश्व विजेता सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? एक शब्द में कहें तो धनानंद का खौफ। खौफ? इतना? हाँ, बिल्कुल। सिकंदर के सैनिकों ने नंद साम्राज्य की विशाल सेना के बारे में सुन रखा था, खासकर उनके हजारों हाथियों के बारे में। अच्छा। वो इस सेना से लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी। थक हार कर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। ये दिखाता है कि नंदों की ताकत कितनी ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। तो सिकंदर चला गया, लेकिन उसने एक राजनीतिक खालीपन छोड़ दिया। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए इतिहास के मंच पर एक गुरु शिष्य की जोड़ी आती है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल।
धनानंद एक ताकतवर राजा तो था, लेकिन वो बहुत अलोकप्रिय था। उसकी नीतियां जनता को पसंद नहीं थीं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने इसी असंतोष को अपना हथियार बनाया। उन्होंने एक साधारण से युवक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसकी मदद से धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंका। और इस तरह 323 ईसा पूर्व के करीब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। हाँ, और चंद्रगुप्त का सफर सिर्फ धनानंद को हराने पर ही खत्म नहीं हुआ। सही, उसका सामना सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर से भी हुआ। और उस लड़ाई में भी चंद्रगुप्त की ही जीत हुई। संधि के तौर पर सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कई इलाके चंद्रगुप्त को सौंप दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उसने मेगस्थनीज नाम के एक यूनानी राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज? हाँ, और मेगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसे इंडिका नाम की किताब में लिखा। आज वो किताब पूरी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके हिस्से हमें उस दौर के भारत की एक गजब की झलक देते हैं। और हमारे पास उस समय की कुछ दिलचस्प जानकारी है मेगस्थनीज के लिखे हुए टुकड़ों से। हाँ, जैसे कि सम्राट की सुरक्षा कितनी कड़ी होती थी। बहुत ज्यादा। मेगस्थनीज लिखता है कि सम्राट जब बाहर निकलते थे तो उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सोने की पालकी में? हाँ, और उनके चारों तरफ हथियारबंद महिला अंगरक्षकों का घेरा होता था। महिला अंगरक्षक, ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी आगे की सोच है। बिल्कुल, उन्हें हमेशा अपनी जान का खतरा लगा रहता था, इसलिए वो एक ही कमरे में 2 रात से ज्यादा नहीं सोते थे। अच्छा। यहाँ तक कि उनके खाना खाने से पहले एक खास नौकर उसे चखता था, ताकि ये पक्का हो सके कि उसमें जहर तो नहीं है। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। और राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में भी उसने लिखा है। हाँ, उसने पाटलिपुत्र को एक विशाल और खूबसूरत शहर बताया है, जिसके चारों तरफ एक लकड़ी की दीवार थी, जिसमें 570 टावर और 64 गेट थे। वाह। ज्यादातर घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे, और राजा का महल भी लकड़ी का ही था, जिस पर पत्थर की शानदार नक्काशी की गई थी। तो चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के सबसे मशहूर और शायद सबसे जटिल सम्राट का दौर आता है अशोक। और अशोक का सिंहासन तक पहुंचना फूलों की सेज नहीं था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्हें अपने 99 भाइयों की हत्या करके और लगभग 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद राजगद्दी मिली थी। शुरुआत में वो चंड अशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जाने जाते थे। और इसी चंड अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटना थी कलिंग का युद्ध। कलिंग यानी आज का तटीय उड़ीसा, ये एक आजाद और समृद्ध राज्य था, जिसे जीतना मौर्य साम्राज्य के लिए जरूरी था। तो अशोक की सेना ने कलिंग पर हमला किया और जीत भी हासिल की, लेकिन ये जीत बहुत भयानक कीमत पर मिली थी। बहुत भयानक। चलिए एक पल के लिए उस मंजर को महसूस करते हैं। एक विजेता सम्राट युद्ध के मैदान में खड़ा है, चारों तरफ जीत का शोर है, लेकिन उसे सिर्फ लाशें, खून और रोते बिलखते लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल। अशोक ने अपने एक शिलालेख में खुद लिखवाया है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। 1 लाख से ज्यादा लोग? हाँ, उस विनाश को देखकर उसका दिल पूरी तरह बदल गया। उसने फैसला किया कि वो भविष्य में कभी हथियार नहीं उठाएगा। ये इतिहास का एक अनूठा मोड़ है। एक सम्राट अपनी ताकत के चरम पर युद्ध को त्याग रहा है, तो उसने युद्ध की जगह किस चीज को अपनाया? उसने अपनाया धम्म। ये संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है, धम्म। लेकिन अशोक का धम्म किसी पूजा पाठ या कर्मकांड पर आधारित नहीं था। ये असल में एक नैतिक कोड था, एक आचार संहिता थी। तो इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? इसके सिद्धांत बहुत सीधे और सरल थे। किसी भी जानवर की बलि न देना, बड़ों का आदर करना, अपने से छोटों और सेवकों से प्यार और दया का व्यवहार करना और दूसरे धर्मों का सम्मान करना। ये एक तरह से समाज को जोड़ने और शांति से रहने का एक सार्वभौमिक संदेश था। बिल्कुल। तो यहाँ अशोक एक राजा से ज्यादा एक समाज सुधारक की भूमिका में आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में उन्होंने अपना ये संदेश फैलाया कैसे? उन्होंने इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। पहले तो वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाया ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ सकें। अच्छा। ये संदेश प्राकृत भाषा में थे, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। और इसके अलावा फिर उन्होंने धम्म महामत्त नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम ही था घूम घूम कर लोगों को धम्म की बातें समझाना। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में भी भेजा, ताकि उनका शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैले। वाह।
और धम्म के प्रचार के साथ साथ उन्होंने जन कल्याण के काम भी किए। सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल भी खुलवाए। तो इतने बड़े और विविध साम्राज्य का प्रशासन आखिर चलता कैसे था, जहां शहरों में व्यापारी और अधिकारी हैं, गांवों में किसान हैं और जंगलों में शिकारी? ये सब एक साथ कैसे मैनेज होता था? बनाए रखने के लिए अधिकारी थे और उन पर भी नजर रखने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क था। दूर के जो प्रांत थे उन्हें गवर्नरों के जरिए चलाया जाता था, जो अक्सर शाही परिवार के ही होते थे। और यहाँ पर दो शब्द आते हैं, कर और नजराना। इनमें क्या फर्क था? ये एक अच्छा सवाल है। कर यानी टैक्स एक नियमित चीज थी। ये तय था कि किसानों को अपनी उपज का इतना हिस्सा देना ही है। ओके। लेकिन नजराना यानी ट्रिब्यूट अनियमित था। ये किसी तय समय पर नहीं लिया जाता था, बल्कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से राजा को कोई कीमती चीज जैसे जंगल से शहद या हाथी भेंट करता था, उसे नजराना कहते थे। तो मतलब कर अनिवार्य था और नजराना स्वैच्छिक, एक तरह का गिफ्ट। बिल्कुल सही। अशोक ने अपनी प्रजा को कर्मकांडों से हटकर नैतिक जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने दूसरे धर्मों के सम्मान की बात भी की, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बहुत आगे की सोच थी। हाँ, उनका एक संदेश आज भी बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा था, सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई करना और दूसरे के धर्म की बुराई करना दोनों ही गलत है। हर किसी को दूसरे धर्मों के मुख्य विचारों को समझने और उनका आदर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सहिष्णुता का एक अद्भुत संदेश था। और मौर्यों की ये विरासत सिर्फ विचारों में ही नहीं, बल्कि कला में भी जिंदा है। सारनाथ का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, वो 4 शेर, वो अशोक के ही एक स्तंभ से लिए गए हैं। बिल्कुल। और बिहार के रामपुरवा में मिला पॉलिश किए हुए पत्थर का बैल, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, वो भी मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक मजबूत साम्राज्य ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति में भी बहुत उन्नत थे। सही बात है। तो ये थी कहानी छोटे छोटे महाजनपदों से शुरू होकर मौर्य साम्राज्य के शिखर तक पहुंचने की। नमस्कार। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। मतलब इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख पाना उनके लिए मुश्किल था। तो धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ती गई और जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। अच्छा। और फिर शुंग वंश की स्थापना की। तो ये एक तरह से सत्ता का हिंसक हस्तांतरण था, जिसने केंद्रीय शक्ति को आप कह सकते हैं पूरी तरह खत्म कर दिया। मतलब घर के अंदर ही एक तरह का तख्ता पलट हो गया। हाँ। और जब सत्ता केंद्र में यानी उस समय के पाटलिपुत्र में कमजोर होती है, तो दूर दराज के इलाकों पर इसका असर जरूर पड़ता होगा। बिल्कुल। 2 बड़ी चीजें हुई। हाँ। एक तो देश के अंदर ही शुंग, कण्व और सातवाहन जैसे नए राजवंशों ने अपने अपने इलाके बना लिए। और दूसरा, जब घर का दरवाजा कमजोर हो तो बाहरी ताकतें झांकने लगती हैं। उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाणों के आक्रमण शुरू हो गए। और वहीं दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभर रही थी। वहां चोल, चेर और पांडे जैसी ताकतें संगम युग की शुरुआत कर रही। तो राजनीतिक तौर पर पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक आम किसान अपनी जिंदगी कैसे जी रहा होगा? क्या उसकी दुनिया में भी कोई बदलाव आ रहा था? हाँ, और शायद उसकी दुनिया में सबसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। इस दौर में खेती बाड़ी में एक क्रांति हुई, जिसके 2 मुख्य स्तंभ थे। पहला था लोहे का बढ़ता इस्तेमाल। अच्छा। लोहे की कुल्हाड़ी से घने जंगल साफ करना और लोहे के फाल वाले हल से सख्त जमीन को जोतना, ये सब बहुत आसान हो गया। बेहतर औजार तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ औजारों से तो काम नहीं चलेगा। जमीन को पानी भी तो चाहिए होगा, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश भरोसेमंद नहीं होती। क्या सिंचाई को लेकर भी कुछ नया हो रहा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दूसरा स्तंभ सिंचाई ही था। इस दौर में हमें नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों के निर्माण के बड़े पैमाने पे सबूत मिलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ राजा नहीं कर रहे थे। अच्छा। गांव के समुदाय मिलके भी ये काम कर रहे थे। तो बेहतर औजार और पानी का पक्का इंतजाम, इसका सीधा मतलब था पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी। तो गांव ज्यादा समृद्ध हो रहे थे, पैदावार बढ़ रही थी। लेकिन क्या इस समृद्धि का बंटवारा बराबर था, या गांव में भी एक तरह की ऊंच नीच की व्यवस्था थी? समाज में एक स्पष्ट संरचना थी। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो वहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था ग्राम भोजक। ये आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था और उसका पद वंशानुगत था। वंशानुगत मतलब बाप के बाद बेटा? जी। अच्छा, तो उसके पास सिर्फ जमीन की ताकत थी या कुछ और भी? उसके पास जमीन के अलावा प्रशासनिक ताकत भी थी। राजा अक्सर उसी के जरिए गांव से टैक्स वसूलते थे। इतना ही नहीं, वो कई बार न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। एक मिनट, मतलब एक ही व्यक्ति
जज भी है, पुलिस भी और टैक्स कलेक्टर भी। ये तो बहुत ज्यादा पावर हो गई एक आदमी के हाथ में। बिल्कुल, और इसीलिए ये पद इतना महत्वपूर्ण था। उनके नीचे थे गृहपति, जो स्वतंत्र छोटे किसान हुआ करते थे, और सबसे नीचे थे दास कर्मकार। दास कर्मकार? हाँ, यानी भूमिहीन मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। दक्षिण भारत के तमिल इलाकों में भी ऐसी ही व्यवस्था थी, बस नाम अलग थे। बड़े जमींदार वेल्लालार, साधारण हलवाहे उणवार और भूमिहीन मजदूर कड़ाइसियार या अदीमई कहलाते थे। तो गांव ज्यादा समृद्ध हो रहे थे, पैदावार बढ़ रही थी। जाहिर है इस अतिरिक्त उपज और गांवों में बन रहे सामान जैसे लोहार या कुम्हार के बनाए सामान के लिए एक बाजार की जरूरत पड़ी होगी, और शायद यहीं से शहरों की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कई जगहों से जानकारी मिलती है, जैसे जातक कथाएं हैं जो उस समय के आम लोगों की जिंदगी की झलक देती हैं। फिर मूर्ति कला है जिसमें शहरों के बाजारों, घरों और लोगों को उकेरा गया है। और जमीन की खुदाई से क्या मिला है? अब मुझे याद है स्रोतों में वलय कूप या रिंग वेल्स का जिक्र है। ये क्या चीज थी? ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। मिट्टी के पके हुए बड़े बड़े छल्लों को एक के ऊपर एक रखकर गहरे गड्ढे बनाए जाते थे। ये वलय कूप शायद गुसलखाने, नाली या फिर कूड़ेदान का काम करते थे। ये हमें दिखाते हैं कि शहरों में साफ सफाई और पानी की निकासी जैसी व्यवस्थाएं विकसित हो रही थीं। और पैसों का लेन देन कैसे होता था? क्या सिक्के आ गए थे? हाँ, भारत के सबसे पुराने सिक्के इसी दौर के हैं, जिन्हें आहट सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। आहत सिक्के बना दिए जाते थे। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, लेकिन ये लगभग 500 सालों तक चलन में रहे। शहरों की बात करें तो मथुरा का नाम बार बार आता है। ऐसा क्या खास था मथुरा में कि वो 2500 साल बाद भी एक महत्वपूर्ण शहर है? मथुरा उस दौर का एक मेगा सिटी या कह सकते हैं एक बहुकार्यात्मक शहर था। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी लोकेशन। हाँ, यह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाले व्यापार के दो मुख्य रास्तों के चौराहे पर जो भी माल इधर से उधर जाता वो मथुरा से होकर गुजरता। यानी एक तरह से आज के जमाने का बड़ा लॉजिस्टिक्स हब। आप बिल्कुल कह सकती हैं। इसके अलावा यह मूर्ति कला का एक विश्व स्तरीय केंद्र और राजनीतिक रूप से यह शक्तिशाली कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। धार्मिक तौर पर भी यह बौद्धों, जैनियों और बाद में कृष्ण भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया था। तो आप देखिए, यहाँ व्यापार, कला, राजनीति और धर्म सब कुछ एक साथ फल फूल रहा। शहरों में इतनी गतिविधियां थीं तो जाहिर है कि वहाँ कारीगर और शिल्पकार भी बहुत होंगे। स्रोतों में एक खास तरह के मिट्टी के बर्तनों का जिक्र है, उत्तरी काले चमकीले पात्र या NBPW। हाँ, NBPW ये उस जमाने के लग्जरी बर्तन थे। ये बहुत ही महीन मिट्टी से बनाए जाते थे और इनकी सतह पर एक शीशे जैसी चमकदार काली परत होती थी। अच्छा, देखने में बिल्कुल धातु के बर्तनों जैसे लगते थे। ये टेक्नोलॉजी में उनकी महारत का सबूत है। इसके अलावा उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा बनाने के बहुत बड़े केंद्र थे। इतने सारे कारीगर, बुनकर, लोहार, व्यापारी, क्या ये सब अकेले अकेले काम करते थे या इन्होंने खुद को संगठित भी किया था? यहीं पर इस युग की सबसे उन्नत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सामने आती है, जिसे श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बना लिए थे। वाह, तो ये आज की ट्रेड यूनियन जैसी कोई चीज थी? यह उससे कहीं ज्यादा था। इन्हें आप आज के चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और यहाँ तक कि एक बैंक का मिलाजुला रूप समझ सकती हैं। एक मिनट, बैंक भी ये कैसे काम करता था? श्रेणियां अपने सदस्यों को ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल खरीदने में मदद करती थीं और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाती थीं। ये क्वालिटी कंट्रोल भी करती थीं और सबसे दिलचस्प बात, ये बैंक का काम भी करती थीं। अमीर लोग इनमें अपना पैसा जमा करते थे और श्रेणी उस पैसे को व्यापार में निवेश करके ब्याज कमाती थी, जिसका एक हिस्सा जमाकर्ता को मिलता था। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक यूनियन नहीं बल्कि आज के जमाने के बैंक, फाइनेंस कंपनी और स्किल इंडिया प्रोग्राम सब कुछ एक ही में मिला हुआ था। ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगता है। ये वाकई बहुत उन्नत व्यवस्था थी जो राजा के नियंत्रण से बाहर अपने नियमों पर चलती थी, और इसी संगठित ताकत ने भारत के व्यापार को सीमाओं के पार पहुंचा दिया। और जब हम सीमाओं के पार व्यापार की बात करते हैं तो जहन में दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य का जिक्र आता है। कहते हैं कि काली मिर्च सोने के भाव बिकती थी। बिल्कुल, दक्षिण भारत सोने, कीमती पत्थरों और मसालों के लिए मशहूर था, और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज्यादा मांग थी कि वो इसे काला सोना कहते थे। काला सोना? जी, रोमन अभिजात वर्ग के लिए भारतीय काली मिर्च के बिना दावत अधूरी मानी जाती थी। तो ये व्यापार होता कैसे था?
क्या जमीन के रास्ते से? ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्ते से होता था। व्यापारी मानसून की हवाओं के रहस्य को समझ चुके थे। वे दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के साथ अपने जहाज अरब सागर के पार भारत के पश्चिमी तट पर लाते थे, यहाँ से माल भरते थे और फिर मानसून की वापसी के साथ रोम लौट जाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है हमारे पास? इसका सबसे बड़ा सबूत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे दफन मिला है। दक्षिण भारत में हजारों की संख्या में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ये इस बात का सबूत नहीं है कि सिर्फ व्यापार होता था, ये उस दौर के ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस का सबूत है। ट्रेड इम्बैलेंस, इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब यह है कि रोम के पास ऐसा कुछ खास नहीं था जो वो भारत को बेच सके, जिसकी हमें जरूरत हो, लेकिन उन्हें हमारे मसाले, कपड़े और लग्जरी सामान की बेतहाशा जरूरत थी। तो इस व्यापार को बराबर करने के लिए उन्हें बदले में अपना सोना देना पड़ता था। इसलिए सचमुच में सोने की एक नदी रोम से बहकर भारत आ रही। भारत उस समय एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर हाउस बन गया था। और इस कहानी का एक जीता जागता सबूत पुडुचेरी के पास अरिकामेडु में मिला है। हाँ, अरिकामेडु लगभग 2000 साल पहले एक हलचल भरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। वहाँ खुदाई में एक विशाल गोदाम का ढांचा मिला है। वहाँ भूमध्य सागरीय इलाके के शराब और तेल के जार मिले हैं, जिन्हें एम्फोरा कहते हैं। एम्फोरा जी, और इटली में बने एरेटाइन वेयर नाम के खूबसूरत लाल बर्तन मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, ये सब चीख चीख कर कहता है कि अरिकामेडु पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा गेटवे था। और इस जबरदस्त दौलत का दक्षिण भारत की राजनीति पर भी तो असर पड़ा होगा, उन चोल, चेर और पांड्या राजाओं पर जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल, तमिल भाषा में इन तीनों राजवंशों के प्रमुखों को मूविंदार कहा जाता था, यानी तीन मुखिया, और इनकी शासन व्यवस्था बहुत दिलचस्प थी। ये मौर्यों की तरह नियमित टैक्स नहीं वसूलते थे। टैक्स नहीं तो फिर इनका राज कैसे चलता था? वे लोगों से उपहारों की मांग करते थे और उनकी आय का जो मुख्य स्रोत था वो थे सैन्य अभियान, जिसमें वे आसपास के इलाकों से धन दौलत लूट कर लाते थे। फिर इस दौलत को वे अपने समर्थकों, सैनिकों और सबसे जरूरी कवियों में बांट देते थे। कवियों में? ये तो अजीब बात है। ये अजीब नहीं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा था। उस दौर में मदुरई जैसे शहरों में कवियों की बड़ी बड़ी सभाएं होती थीं, जिन्हें संगम कहा जाता था। इन कवियों ने जो साहित्य रचा उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। इन कविताओं में वे अपने राजाओं की बहादुरी और उदारता का गुणगान करते थे और बदले में राजाओं ने सोने, घोड़ों और हाथियों जैसे कीमती उपहार देते थे। ये प्रसिद्धि और संरक्षण का एक चक्र था। तो कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का ये दौर राजनीतिक बिखराव का जरूर था, लेकिन ये आर्थिक और सांस्कृतिक ऊर्जा से भरा एक बहुत ही जीवंत समय था। ऐसा लगता है कि सत्ता जब विकेंद्रीकृत हुई तो आम लोगों को, किसानों, कारीगरों, व्यापारियों को आगे बढ़ने और नए रास्ते बनाने का मौका मिला। नमस्कार जी, अध्याय 9, नए साम्राज्य और राज्य। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ और कैसे गुप्त साम्राज्य ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। बिल्कुल, देखिए, मौर्यों के जो आखिरी शासक थे वो काफी कमजोर थे, तो एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब एक खालीपन सा बन गया था। और उस खालीपन को भरने के लिए नए लोग सामने आए होंगे। बिल्कुल, उत्तर भारत में शौंग, कण्व, सातवाहन, ये सब देसी शासक थे जो उभरे, लेकिन असली हलचल तो उत्तर पश्चिम सीमा पर थी। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा था? वहां से इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, एक के बाद एक कई विदेशी ताकतें भारत में आ रही थी। एक मिनट, तो जब उत्तर में ये सब चल रहा था तो दक्षिण भारत का क्या वहाँ शांति थी? नहीं, वहां अपनी अलग राजनीति चल रही थी। चोल, चेर, पांड्या, ये सब वहां अपने पकड़ बनाए हुए थे। लेकिन एक बात जो मौर्यों ने सबको सिखाई थी, वो क्या थी? कि भारत का असली दरवाजा उत्तर पश्चिम की सीमा है। जिसे भी बड़ा साम्राज्य बनाना है उसे उस दरवाजे को काबू में रखना ही होगा, और ये बात गुप्तों ने बहुत अच्छी तरह समझी। और इसी उथल पुथल के बीच से गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। इनके दौर को तो भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, है ना? हाँ, कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि उनके समय में साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला, इन सब में बहुत जबरदस्त तरक्की हुई। कालिदास और आर्यभट्ट जैसे नाम इसी दौर के हैं। जी, लेकिन ये सब एक मजबूत राजनीतिक नींव पर ही मुमकिन हो पाया, जिसे गुप्त शासकों ने खड़ा किया था। तो इस वंश की शुरुआत किसने की? एनसीईआरटी में श्रीगुप्त का नाम आता है। हाँ, संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन असली कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त प्रथम से और फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त। एनसीईआरटी का फोकस भी इन्हीं पर ज्यादा है। बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, जिससे ये तो साफ हो गया था कि गुप्त अब कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, पर साम्राज्य को उसकी असली विशाल शक्ल समुद्रगुप्त ने ही दी। अच्छा, तो इतने 100 साल पहले के राजा के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा स्रोत है एक अभिलेख,
इलाहाबाद में जो अशोक का स्तंभ है उसी पर एक लंबा लेख खुदा है। उसी स्तंभ पर? हाँ, उसी पर। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये प्रशस्ति शब्द का मतलब क्या होता है? कुछ तारीफ जैसा? बिल्कुल सही। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है प्रशंसा में। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने लिखी थी। अच्छा, तो ये तो एक तरह से राजा का गुणगान हुआ। मतलब हम इस पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं कर सकते है ना? ये तो एक तरफा कहानी होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरफा ही है राजा के नजरिए से, लेकिन फिर भी ये हमें उस दौर की सोच और समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बहुत कुछ बताती। तो क्या बताती है ये प्रशस्ति? हरिसेन ने समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा, एक ईश्वर के बराबर बताया है और उसकी जीतों को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है और हर हिस्से के लिए उसकी नीति भी अलग थी। ये दिलचस्प है। क्या थी वो 4 नीतियाँ? पहली नीति थी आर्यावर्त के लिए, मतलब उत्तर भारत। यहाँ के 9 राजाओं को उसने पूरी तरह से हरा दिया। और उनके राज्यों का क्या किया? उन्हें सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कोई समझौता नहीं, सीधा कब्जा। ठीक है, ये तो समझ आता है। अब दूसरी नीति? दूसरी नीति थी दक्षिणापथ के लिए, यानी दक्षिण भारत के शासकों के लिए। यहाँ के 12 राजाओं को भी उसने हराया। तो उनके राज्य भी छीन लिए? नहीं, यहीं पर उसकी राजनीतिक समझ दिखती है। उन राजाओं ने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की इजाजत दे दी। अरे वाह! पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि पाटलिपुत्र में बैठकर दूर दक्षिण भारत पर सीधा कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। तो उसने उन्हें अपना सामंत बना लिया। वो उसे टैक्स देते थे, लेकिन अपना राज खुद चलाते थे। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। अच्छा, और तीसरा ग्रुप कौन था? तीसरा ग्रुप था पड़ोसी राज्यों का, जैसे असम, तटीय बंगाल, नेपाल और कई गणसंघ। इनके साथ क्या किया? ये लोग उसके लिए तोहफे लाते थे, उसके आदेश मानते थे और उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। मतलब ये उसके प्रभाव में थे। और चौथा? चौथा ग्रुप था बाहरी इलाकों के शासकों का, जैसे कुषाण और शक वंश के शासक, और यहाँ तक कि श्रीलंका के शासक भी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी उसकी अधीनता मान ली और अपनी बेटियों की शादी भी उससे करवाई। मतलब उस प्रशस्ति के हिसाब से तो समुद्रगुप्त का दबदबा लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। हाँ, प्रशस्ति तो यही दावा करती है। जीत के अलावा क्या उस प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की निजी जिंदगी या उसके परिवार के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ, उसमें उसकी वंशावली दी गई है। एक दिलचस्प बात यह है कि उसके परदादा और दादा के लिए सिर्फ महाराज उपाधि का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक छोटे राजा की उपाधि होती थी। बिल्कुल, लेकिन उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा उपाधि का इस्तेमाल हुआ है। तो असली ताकत चंद्रगुप्त प्रथम के समय से बढ़नी शुरू हुई। जी, और प्रशस्ति में उसकी माँ का नाम भी है, कुमार देवी। वो लिच्छवी गण से थी, जो उस समय एक बहुत शक्तिशाली गण था। और एक चीज जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है वो है उसके सिक्के। वो वीणा वाले सिक्के। हाँ, एक तरफ वो इतना बड़ा योद्धा है जो राजाओं को हरा रहा है और दूसरी तरफ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यही तो बात है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि कला और संगीत में भी उसकी रुचि थी। एक जटिल व्यक्तित्व था उसका। तो समुद्रगुप्त ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस विरासत को आगे कौन ले गया? उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, विक्रमादित्य। हाँ, उन्होंने पश्चिमी भारत से शकों को पूरी तरह हराया और गुप्त साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचाया। माना जाता है कि जो विक्रम संवत है वो उन्हीं से जुड़ा है। तो फिर इतना मजबूत साम्राज्य बिखरा कैसे? कहाँ से दरारें पड़नी शुरू हुई? दरारें आई उसी उत्तर पश्चिम सीमा से। मध्य एशिया से हूणों के लगातार हमले होने लगे। हूणों के आक्रमण? हाँ, स्कंदगुप्त जैसे बाद के गुप्त राजाओं ने उन्हें बहुत बहादुरी से रोका भी, लेकिन इन लड़ाइयों ने साम्राज्य का खजाना और सेना दोनों को खोखला कर दिया। और जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, साम्राज्य बिखरने लगा। बिल्कुल। तो गुप्तों के बाद उत्तर भारत में उस खाली जगह को भरने की कोशिश किसने की? ये कोशिश की थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उनके एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, हर्षचरित। उससे हमें काफी जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन ने भी एक बड़ा साम्राज्य बनाया। हाँ, उसने कन्नौज पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर बंगाल और मगध को भी जीता। उसे उत्तर भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट भी माना जाता है। लेकिन उसका साम्राज्य भी शायद पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। नहीं, जब उसने अपनी सेना लेकर नर्मदा नदी पार करने की कोशिश की तो दक्षिण में उसे रोक दिया गया। किसने रोका? चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने। ये हर्षवर्धन की शायद सबसे बड़ी और इकलौती
इकलौती हार थी। तो दक्षिण में उस समय चालुक्यों का राज था। हाँ, दक्षिण में उस समय दो बड़ी ताकतें थीं। एक थे चालुक्य, जिनकी राजधानी ऐहोल थी, और दूसरे थे पल्लव, जिनकी राजधानी कांचीपुरम। और इनमें आपस में बनती नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, जबरदस्त दुश्मनी। ये अक्सर एक दूसरे की राजधानियों पर हमला करते रहते थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी कोई प्रशस्ति है? हाँ, उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उसकी प्रशस्ति लिखी है, और उसमें हर्षवर्धन पर मिली जीत का खास तौर पे जिक्र है। तो ये तो हुई राजाओं और लड़ाइयों की बात। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता। प्रशासन कैसे चलता था? गवर्नेंस का क्या मॉडल था? गवर्नेंस का मॉडल भी बदल रहा था। कई बड़े सरकारी पद अब वंशानुगत होने लगे, मतलब बाप के बाद बेटा अधिकारी बनता था। जैसे हरिशेन का उदाहरण है। बिल्कुल, हरिशेन के पिता भी एक बड़े अधिकारी थे, और कई बार तो एक ही आदमी के पास कई कई पद होते थे। हरिशेन खुद मुख्य न्यायिक अधिकारी भी था, और युद्ध और शांति का मंत्री भी। इसका मतलब सत्ता कुछ खास परिवारों के हाथों में सिमट रही थी। हाँ, और सेना का ढांचा भी बदल रहा था। एक नई व्यवस्था जन्म ले रही थी, जिसे सामंत व्यवस्था कहते हैं। ये सामंत कौन थे? ये बड़े सैन्य लीडर होते थे। राजा उन्हें तनख्वाह की जगह जमीन दे देता था। अच्छा। सेना और घोड़े रखते थे, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती, वो अपनी सेना लेकर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन ये तो बड़ा जोखिम भरा सिस्टम लगता है। अगर कोई सामंत ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो तो खुद राजा के लिए खतरा बन सकता है। और आगे चलकर यही हुआ भी। ये सामंत व्यवस्था भारतीय राजनीति का चेहरा बदलने वाली थी। ये एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण था। अच्छा, ये तो हुई केंद्र की बात। गाँव में क्या हो रहा था, खासकर दक्षिण भारत में? दक्षिण के राज्यों में हमें स्थानीय सभाओं का जिक्र मिलता है। एक थी सभा। ये क्या थी? ये ब्राह्मण जमींदारों का संगठन था। ये लोग सिंचाई, मंदिर, सड़क जैसे स्थानीय मामले देखते थे। और अगर जमींदार ब्राह्मण न हो तो उन गांवों में उर नाम की एक ग्राम सभा होती थी। और इन सब के बीच एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? इसकी झलक हमें कालिदास के नाटकों और कुछ चीनी यात्रियों के लिखे वृत्तांतों से मिलती है। कालिदास के नाटकों से क्या पता चलता है? उनके नाटकों में राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं, लेकिन आम लोग और महिलाएं भी प्राकृत भाषा बोलते हैं। ये समाज में एक साफ बंटवारा दिखाता है। और एक चीनी यात्री फाहियान भी तो आया था। हाँ, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई के बारे में लिखा है। वो क्या थी? उसने अछूतों की बहुत ही दयनीय हालत का जिक्र किया है। उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था, और जब वो शहर में आते तो लकड़ी बजाकर आवाज करते हुए आते थे, ताकि दूसरे लोग उन्हें छूने से बच सकें। तो ये उस स्वर्ण युग की एक स्याह हकीकत थी। जी बिल्कुल। तो गुप्तों से लेकर हर्षवर्धन तक हमने साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानी देखी। बिल्कुल। आज का विषय है NCERT इतिहास की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय। हाँ, जिसका शीर्षक ही अपने आप में 3 अलग दुनियाएं समेटे हुए हैं: इमारतें, चित्रकला और किताबें। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की वास्तुकला की, यानी इमारतों की। स्रोत में 4 मुख्य प्रकारों का जिक्र है। एक तो है लौह स्तंभ, फिर स्तूप, कुछ कृत्रिम गुफाएं और मंदिर। हाँ, यही 4 हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की। अच्छा। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात, जो आज भी एक पहेली है, वो ये है कि 1500 साल बाद भी इस पर जंग नहीं लगाए। ये वाकई एक अजूबा है। स्रोत के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज्यादा। बिल्कुल। और इस पर चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है, जिनके गुप्त वंश से होने की संभावना जताई जाती है। हाँ, और ये उस समय के शिल्पकारों के मतलब अद्भुत कौशल को दिखाता है। ये सिर्फ कारीगरी नहीं थी, ये तो विज्ञान था। मतलब आज भी हम लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और उन्होंने 1500 साल पहले ऐसा क्या किया होगा, ये सोचना भी कमाल है। सही में। चलिए, इस अकेले स्तंभ के बाद अब बात करते हैं स्तूपों की। स्रोत में लिखा है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हाँ, टीला। ये बौद्धों के लिए बहुत पवित्र स्थान थे। अच्छा। इनके केंद्र में, मतलब एकदम बीच में, एक छोटा बक्सा रखा जाता था। उसे रेलिक कास्केट या धातु मंजूषा कहते हैं, है ना? बिल्कुल। इसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष, जैसे दांत या हड्डी या उनके इस्तेमाल की कोई चीज, हाँ, वो रखी जाती थी। फिर इस बक्से को मिट्टी से ढक दिया जाता था, जिससे एक गुंबद जैसी संरचना बन जाती थी। और बाद में उसे पक्का करने के लिए बाद में उसे ईंटों या पत्थर के स्लैब से पक्का कर दिया गया। स्रोत में सांची के स्तूप का एक उदाहरण दिया गया है। हाँ, और ये भी बताया गया है कि उसकी जो रेलिंग और प्रवेश द्वार है वो बाद के शासकों के समय में जोड़े गए। और इन स्तूपों के चारों ओर एक परिक्रमा पथ भी होता था। जी, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। भक्त वहां परिक्रमा करते थे। चलिए, स्तूपों के बाद अब बात करते हैं मंदिरों की। स्रोत में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवताओं की पूजा का उल्लेख है। हाँ, इसी दौर में इनकी पूजा बहुत लोकप्रिय हो रही थी। तो इन मंदिरों की संरचना में कौन से मुख्य भाग थे? देखिए,
मंदिरों में 3 मुख्य भाग होते थे। 3? पहला गर्भगृह, ये सबसे जरूरी हिस्सा था। यही मुख्य देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। और दूसरा हिस्सा? शिखर, हाँ शिखर, जो गर्भगृह के ठीक ऊपर बनाया जाता था ताकि दूर से ही मंदिर पहचाना जा सके। बिल्कुल। और तीसरा था मंडप, ये एक हॉल जैसी जगह होती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। स्रोत में 2 अलग अलग तरह के मंदिरों का भी जिक्र है। हाँ, और दोनों बनाने की तकनीक में जमीन आसमान का फर्क है। पहला कौन सा है? पहला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का मंदिर। अच्छा। ये पक्की ईंटों से बना था, मतलब एक एक ईंट जोड़कर नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया, जैसे आज घर बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरा उदाहरण है महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर। एकाश्मक यानी मोनोलिथिक। हाँ, जिन्हें एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया था। मतलब कोई जोड़ नहीं, कोई ईंट नहीं। कुछ नहीं। और इसमें कारीगरों को ऊपर से नीचे की ओर काम करना पड़ता था। 1 मिनट, ऊपर से नीचे, इसका मतलब तो ये हुआ कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक बार पत्थर कट गया तो बस कट गया, उसे आप जोड़ नहीं सकते। अरे वाह, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग थी। और इन मंदिरों का निर्माण राजाओं और भक्तों द्वारा दिए गए उपहारों और दान से होता था। तो ये तो हुई इमारतों की बात। अब आते हैं चित्रकला पर। इसमें अजंता की गुफाओं का खास तौर पर उल्लेख है। अजंता की गुफाओं के अंदर अद्भुत चित्र मिले हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये चित्र गुफाओं के घुप अंधेरे में मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। सोचिए, उस टिमटिमाती रोशनी में इतनी सटीकता से ये सब बनाना अविश्वसनीय है। स्रोत यह भी बताता है कि इन पेंटिंग्स में जो रंग इस्तेमाल हुए हैं वो आज भी उतने ही जीवंत और चमकीले हैं। हाँ, जैसे कल ही बनाए गए हों। चलिए अब इस चर्चा के अंतिम हिस्से पर आते हैं, किताबें। साहित्य। स्रोत में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक और वैज्ञानिक रचनाओं का वर्णन है। सबसे पहले तमिल महाकाव्यों की बात करते हैं। एक है शिल्पदिकारम। इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने लगभग 1800 साल पहले की थी। जी, इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी की कहानी है। बड़ी नाटकीय कहानी है। हाँ, प्रेम, धोखा और फिर न्याय के लिए एक औरत का संघर्ष। और दूसरा तमिल महाकाव्य है मणिमेखले। इसे सत्तनार ने लगभग 1400 साल पहले लिखा था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अच्छा, तो ये उसी कहानी का अगला हिस्सा है। एक तरह से हाँ। अब संस्कृत साहित्य की बात करें तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का भी उल्लेख है। हाँ, पुराण और महाभारत की रचना व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। महाभारत में तो कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के लिए हुए युद्ध का वर्णन है। और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राम, सीता और रावण की कथा है। लेकिन क्या ये साहित्य सिर्फ बड़े बड़े महाकाव्यों तक ही सीमित था? आम लोगों की कहानियों का क्या? उनका भी जिक्र है। जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां आम लोगों में बहुत प्रचलित थीं। और सबसे मजेदार बात कि इन कहानियों को अक्सर स्तूपों की रेलिंग और गुफाओं की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया जाता था। यानी जो पढ़ नहीं सकते वो देखकर कहानी समझ लें। बिल्कुल। अब इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा, विज्ञान पर लिखी गई किताबें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी। और उन्होंने उसमें जो लिखा वो उस जमाने के हिसाब से तो क्रांतिकारी था। क्या बात कर रहे हैं, आज के हिसाब से भी है। उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। सूरज के घूमने से नहीं। नहीं, पृथ्वी के घूमने से। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण भी बताया। हाँ, कि ये राहु केतु का खेल नहीं है, ये सिर्फ परछाई का खेल है। और उन्होंने वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस को मापने का एक तरीका भी खोजा, जो आज के फॉर्मूले के बहुत करीब है। और हाँ, शून्य के चिन्ह का आविष्कार भी तो भारत में ही हुआ। हाँ, जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। और आयुर्वेद का भी जिक्र है। बिल्कुल। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, जो चिकित्सा शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक है सुश्रुत संहिता। हाँ, जिसे सुश्रुत ने लिखा था। इसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो इस अध्याय से हमने प्राचीन भारत की कुछ असाधारण उपलब्धियों के बारे में जाना। हाँ, मेहरौली का वो जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ, स्तूप और मंदिरों की जटिल वास्तुकला, अजंता की वो जीवंत चित्रकला, और साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों का गहरा ज्ञान।